हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे माइक्रोबियल ग्रोथ के ऊपर। गेट माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर 5 होती है ये। एंड इस एक लेक्चर में ही हम इस यूनिट नंबर 5 को कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, कंप्लीट पढ़ लेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि भाई साहब यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल वाला पार्ट ज्यादा मिलेगा, समझने वाला पार्ट कम मिलेगा। तो जो समझने वाला होगा वो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन थ्योरेटिकल वाला पार्ट आपको अपने तरफ से ही याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। और बाकी आपके लिए इस लेक्चर को देखने से पहले दो टर्म एंड कंडीशन है, उनको आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा। पहली कंडीशन ये है कि भाई साहब आपको अपनी वीडियो की जो क्वालिटी है सबसे ज्यादा हाई रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस लेक्चर में काफी सारे इमेजेस ऐसे हैं जो कि आपको हाई क्वालिटी पे ही अच्छे चमकेंगे, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन ये है कि भाई साहब जो इसकी पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ से। तो देखो भाई साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल डिवीजन की, कि आपका सेल डिवीजन क्या होता है। तो हालांकि मैं आपको सेल बायोलॉजी में, जब मैंने आपको यूकैरियोटिक्स में सेल डिवीजन बताया था, तो वहां पर बताया था कि एक सेल जब आपस में जो है दो सेल में आपकी जो डिवाइड होती है, तो उस चीज को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। यहाँ पर मैंने गाइज आपको बताया था कि आपका माइटोसिस प्रोसेस एंड मियोसिस प्रोसेस, ये दो प्रोसेस होता है। स्टेम सेल में आपका माइटोसिस होता है, एंड जो जर्म सेल होती है उसमें आपका मियोसिस प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम बैक्टीरियल एंड आर्कियो बैक्टीरिया की, ठीक है ना। दो सेल की बात हो रही है, या तो आपका बैक्टीरिया हो सकता है या फिर आपका आर्किया बैक्टीरिया होता है। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है कि मोस्टली यहाँ पर आपको बाइनरी फिशन देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? आपको बाइनरी फिशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। वैसे आपके सेल डिवीजन काफी टाइप के होते हैं, ये एक बात याद रख लेना, लेकिन यहाँ पर आपको मोस्टली बाइनरी फिशन ही देखने को मिलता है। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है कि भाई साहब सबसे पहले आपका एक बैक्टीरिया होता है। यहाँ पर इन्होंने रोड शेप दे रखा है, ये आपका कोकस भी हो सकता है, इस बात को याद रख लेना, विब्रियो भी हो सकता है। तो आपको शेप के बारे में जो है वरी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि भाई साहब इस बैक्टीरिया के अंदर जो इसका मास है, मास में यहाँ पर वृद्धि होगी, ठीक है ना। मास में वृद्धि होगी, मास इसका बढ़ेगा। पहले ये आपका इतने इतने शेप घेर रहा था, लेकिन अब जो है ये अपना इतना शेप घेरने वाला है। तो इसने इसने अपने मास में जो है वृद्धि करी। मास में वृद्धि करने के बाद ये क्या काम करेगा कि यहाँ पर आपका जो ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल के नाम पर केवल और केवल यहाँ पर 70s राइबोसोम से आपका पाया जा रहा है। ये ऑर्गेनल भी आपके जो है संख्या में ज्यादा से ज्यादा बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। किस प्रकार से बनते हैं, क्या होता है राइबोसोम्स, आपको मैं सेल बायोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेसिफिक आपका जो है न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोइड, ठीक है ना। यहाँ पर एक्चुअल में जो क्रोमोसोम्स होता है, उस क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ना कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपका पाया जाता है यूकैरियोटिक्स के अंदर। याद रख लेना, जो न्यूक्लियस है वो आपका यूकैरियोटिक्स के अंदर पाया जाता है। एक्चुअल में इस न्यूक्लियस के ऊपर, यानी कि जो क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स के ऊपर एक वेल डेवलप्ड डबल मेम्ब्रेनल आपके जो है वो क्या पाई जाती है? वॉल पाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यूक्लियस अलग होता है, न्यूक्लियोइड अलग होता है। न्यूक्लियोइड आपका पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया के अंदर जो ये न्यूक्लियोइड पाया जा रहा है, जिसको हम क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं, जो एक्चुअल में डीएनए है, ठीक है ना। जो एक्चुअल में क्या सा है? डीएनए है, वो भी डबल सर्कुलर। इसको बोलते हैं डबल सर्कुलर डीएनए, जिसकी संख्या एक होती है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम्स बैक्टीरिया के अंदर आपका पाया जाता है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अब आपका रेप्लिकेशन चलेगा। ये रेप्लिकेशन प्रोसेस को बैक्टीरिया के लिए, यानी कि प्रोकैरियोटिक्स के लिए, मैं आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत ही अच्छे से पढ़ा चुका हूँ गाइज, कि किस प्रकार से आपकी कौन कौन सी प्रोटीन आएंगी एंड कौन कौन से आपके एंजाइम्स आने वाले हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली क्या काम हो जाएगा कि जो आपका न्यूक्लियोइड है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा। तो यहाँ पर देखो, ये इसकी ओरिजिनल कॉपी, एंड यहाँ पर ये अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया इस क्रोमोसोम्स ने। तो यहाँ पर अब आपके दो न्यूक्लियोटाइड हो गए। जैसे ही आपके दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो आपका क्या होता है कि इन बिटवीन, यानी कि मिडल से, चाहे आपका सर्कुलर हो, चाहे आपका रोड शेप का हो, चाहे आपका विब्रियो शेप का हो, ठीक है ना, चाहे आपका जो है विब्रियो शेप का हो, इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि इन बिटवीन, यानी कि मिडिल में अब आपका सेप्टम बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका सेप्टम मिडिल में ही क्यों बनता है? ये पोल पे क्यों नहीं बन रहा, यहाँ पर क्यों नहीं बन रहा? तो भाई साहब उसके पीछे आपकी काम करती है प्रोटीन, ठीक है ना, जो कि इस सेप्टम को, ये बीच में जो आप अब आपका बन रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं सेप्टम। इस सेप्टम के पीछे आपकी काम करती है प्रोटीन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती है, जैसे कि आपका FTSZ, ठीक है ना।
FTS-Z, FTS-M, ठीक है ना, जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती है। पर्टिकुलर मैंने जो उनके फंक्शन है वे आगे लिख रखे हैं, वरी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि एक सेप्टम देखने को मिलेगा। जैसे ये आपका सेप्टम डेवलप होता है, याद रखना ये सेप्टम एक्चुअल में सेल वॉल को बनाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी सेल वॉल बनती है बहुत ही अच्छे से। तो सेल वॉल बनेगी, सेल वॉल बनने के बाद जैसे ही आपका सेप्टम बना, अब ये सेप्टम आपका जो है डिफरेंशिएशन के लिए जाएगा, यानी कि आपका जो है सेपरेशन के लिए जाएगा, अलग होने के लिए जाएगा। तो धीरे 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 मैंने आपको बता रखा था कि आपका जो प्रोकैरियोटिक्स है, प्रोकैरियोटिक्स के अंदर किस प्रकार से सेप्टम जो है आपका डिवाइड करता है, ठीक है ना, एंड उसका क्या नाम होता है। जैसे कि यूकैरियोटिक्स में आपको एनिमल के केस में अंदर, प्लांट के केस में आपको अलग मिलेगा, ठीक है ना। तो वहां पर आपके जो है अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर देखो सेल जो है अपने आप को सेपरेट करने की कोशिश करेगी इस सेप्टम से, एंड फाइनली आपका जो है वो सेपरेट हो जाएंगी दो सेल। तो यहाँ पर अब आपके एक सेल से, एक ही सेल से आपके दो सेल्स आपके बन चुके हैं, ठीक है ना। एंड एक्चुअल में ये बाइनरी फिशन हो रहा है। बाइनरी मतलब आपका बाई, बाई मतलब टू, यानी कि एक सेल से दो सेल आपके टूट रहे हैं, ठीक है ना। आपका जो है सिंपल प्रोसेस होता है ये, ठीक है। आई बात समझ में। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है वो चीज देखने की कोशिश करो कि मोस्ट बैक्टीरिया एंड आर्कियल सेल रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आपके बैक्टीरिया एंड आर्किया मोस्टली कौन से मेथड से जो है आपका वो आपका जो है सेल डिवीजन को परफॉर्म करते हैं। वहां पर ऑप्शन थे आपके रिप्रोडक्शन, वहां पर आपके जो है ऑप्शन था एसेक्सुअल, आपका ऑप्शन था माइटोसिस, मियोसिस एंड आपका बाइनरी फिशन। तो जिसको पता था बाइनरी फिशन, आपका जो है बाइनरी फिशन उन्होंने लगा का है। एक्चुअल में ये बडिंग भी करते हैं, बडिंग भी प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये आपका सेल डिवीजन भी करते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फ्रेगमेंटेशन से भी करते हैं, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। यही गाइस आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो बाइनरी फिशन इज a relatively simple types of cell division, ठीक है ना। the cell elongated as new cell envelope material is synthesized, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि जो सेल एनवेलप है, सेल एनवेलप पे आपका कौन कौन आएगा, जैसे कि आपका सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है ना। अगर आपका कैप्सूल भी बैक्टीरिया के ऊपर पाया जा रहा है तो कैप्सूल भी हम इसी में इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पर जो क्या काम होगा कि न्यू सेल एनवेलप मटेरियल इज सिंथेसाइज। सबसे पहले ये आपके सेल मटेरियल बनेंगे, ठीक है ना, जो एनवेलप के मटेरियल है ये बनेंगे। उसके बाद क्या होगा, एंड सब सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन आर एविडेंट enough to be eventually distributed in the cytoplasm। यानी कि आपका सबसे पहले क्या हुआ कि जो सेल एनवेलप के जितने भी आपके कंटेंट थे वे सारे के सारे कंटेंट बने। उसके बाद जो अंदर पाया जा रहा है जैसे कि राइबोसोम्स, जैसे कि इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है ना। इंक्लूजन बॉडीज आपकी काफी टाइप की होती है, आगे मैंने आपके लिए रख रखा है, ठीक है ना। तो अब उनका क्या होगा कि वे अपने आप में अपनी संख्या को डबल करेंगे, ठीक है ना। यानी कि जब उनका ठीक ठाक अमाउंट हो जाएगा तो ओनली द न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट एज ए सिंगल एंटिटी एंड इट्स रेप्लिकेट एंड पार्टीशनिंग इनटू ईच हाफ ऑफ द इलोंगेटेड सेल इज क्रिटिकल इवेंट इन द बाइनरी फिशन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आपका ये सारी चीजें डबल हुई, डबल होने के बाद आपका एक क्रोमोसोम्स, एक न्यूक्लियोइड एक सेल के अंदर, दूसरा जो आपका रेप्लिकेट होकर के बना है वो आपका जो है दूसरे के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। और इसी चीज को हम कहते हैं बाइनरी फिशन। फाइनली ए सेप्टम, जो आपका फाइनली एक सेप्टम बनता है जिसको हम क्रॉस वॉल के नाम से जानते हैं, इज फॉर्म्ड एज मिड सेल्स। ये आपका जो है मिड सेल के अंदर बनता है, डिवाइडिंग द पेरेंट cell into two progeny, each having its own nucleoid and a complement of other cellular constitute, ठीक है ना। और ये अपने आप में जो है सेप्टम, जो सेप्टम है जिसको हमने क्रॉस वाल बोला है प्रोकैरियोटिक्स के अंदर, उसके थ्रू ये टूट करके डिफरेंशिएट हो जाएगा एंड एक के दो बन जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो यहाँ पर पता चला आपको कि ये आपका किस प्रकार से हुआ था। एंड ये जो सेल डिवीजन होता है गाइस, ये आपका एक्सपोनेंशियल फेज में होता है, इस बात को याद रख लेना। एक्सपोनेंशियल फेज में होता है। ये एक्सपोनेंशियल फेज कब होती है, जब आपके मीडिया के अंदर, जब आपके मीडिया के अंदर जो आपने कल्चर मीडिया प्रोवाइड कराया है उसके अंदर भरपूर मात्रा में आपका जो है मीडिया प्रेजेंट है, ठीक है ना, जो कि बैक्टीरिया को चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए,
तभी ये आपका एक्सपोनेंशियल में जाकर के सेल की यहाँ पर डिवीजन होने वाली है। अभी केवल आप इतना ही समझो। आई होप गाइस सेल डिवीजन आपको समझ में थोड़ा बहुत आया होगा, ठीक है ना। अब ये देखो आपका स्फेरिकल में दिखा रखा है कि किस प्रकार से स्फेरिकल में होता है, सेम वही चीज है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सर्कुलर के लिए दिखा रखा है। बस आपको इतनी बात याद रखनी है। जो यहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि आपके FTS-Z हो गया, मिरी-Z हो गया, ठीक है ना, मिरी-B प्रोटीन हो गया, इनका अलग अलग काम आपका होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो पूरा का पूरा एक टेबल है आपके लिए, इस टेबल को आप समझ सकते हो, ठीक है। कुछ आपके साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स दिखा रखे हैं जो कि होमोलोगस होती है, जैसे कि आपने यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन पढ़ा, जिसमें आपको ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, इसके बाद आपको मैंने इंटरमीडिएट फिलामेंट वहां पर पढ़ाया था। तो इसके ही होमोलोगस बैक्टीरियल के अंदर भी आपकी कुछ प्रोटीन होती है जो कि आपका जो है हेल्प करती है सेल डिवीजन में, सेल के लोकोमोशन में, सेल को जो है वो किसी भी प्रकार की सेंसिंग करने में। तो ये सारी की सारी प्रोटीन आपकी जो है होमोलोगस होती है, किसके? यूकैरियोटिक्स के। तो सबसे पहले आपको ट्यूबुलिन होमोलोगस देखो, इसमें आपका FTS-Z एंड ट्यूब जेड आता है। FTS आपका सेल डिवीजन में काम करता है, ठीक है ना, जबकि जो आपका ट्यूब जेड होता है ये बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेशन में काम करता है। FTS-Z जो है ये गाइज आपसे पूछा जा चुका है, FTS एंड आपका जो है FTZ करके, ठीक है ना, दोनों एक साथ आपसे पूछे जा चुके हैं। ये आपका ट्यूबुलिन की होती है, तो ये चीज गाइज आपको याद भी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ये मेमोराइज वाला काम है, ठीक है। अब एक्टिन के होमोलोगस कौन कौन होता है, तो उसमें आते हैं आपके FTSA, ये भी आपका सेल डिवीजन में काम करती है। मैम के, ये आपकी मैग्नेटोसोम्स की पोजिशनिंग में काम करती है। मैग्नेटोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है ना, मैग्नेटोसोम्स आई होप गाइज आपको पता हो, अगर नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद मेरी बी MBL, ये आपकी क्या काम करती है, ये क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन में हेल्प करती है, ठीक है ना। आपका जो है जो सेल की शेप कैसी होनी चाहिए उसके डिटर्मिनेशन में हेल्प करती है, मोटिलिटी में आपकी जो है हेल्प करती है। फिर आपका पार एम मतलब प्लाज्मिड सेग्रीगेशन। इसके बाद कुछ आपकी इंटरमीडिएट आ जाती है, जिसमें आपका क्री एस गाइज आपसे पूछी जा चुके हैं, इंपोर्टेंट है। एंड ये आपका इंड्यूस करती है कर्वेचर इन द रोड। जो आपने विब्रियो बैक्टीरिया देखे होंगे ना, इस प्रकार से जो आपके विब्रियो बैक्टीरिया होते हैं, तो ये जो बीच में से मुड़ा हुआ होता है, ये जो आपको मुड़ा हुआ पार्ट चमक रहा है, ये एक्चुअल में इस क्रिसेंटिन प्रोटीन के कारण ही होता है। कुछ आपकी यूनिक बैक्टीरियल साइटोस्केलेटन प्रोटीन होती है, जैसे कि आपका मिंडी, पारे, बैक्टोफिलिन, ठीक है ना, ये आपके जो है कुछ प्रोटीन होती है जो कि स्पेसिफिकली काम करती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मिन डी की, तो ये प्रिवेंट करती है पॉलीमराइजेशन ऑफ FTS-Z एट द सेल्स। यानी कि मिड डे क्या काम करेगी कि भाई साहब ये जो आपका FTS-Z है, ये आपके केवल सेल के बीच में ही बने, यानी कि सेल के मिडिल में ही बने, ये आपका पोल पे ना जा सके। तो उसको कौन रोकेगी? आपका मिन डी रोकने वाली है कि भाई साहब ये आपका पोल पे ना जा सके, ठीक है ना। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। तो थोड़ा बहुत आप इनको याद करने की कोशिश कर लेना। मैम से यहाँ पर आप मैग्नेटोसोम्स याद कर सकते हो, पार से यहाँ पर आप प्लाज्मिड याद कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो है FTS-Z, FTS-A, इसको आप सेल डिवीजन, दोनों को आप सेल डिवीजन के नाम से याद कर सकते हो। फंक्शन आपको गाइज पता होने चाहिए, ठीक है ना, फंक्शन आपको पता होने चाहिए। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, जो आपका क्रेसेंटस प्रोटीन होती है, जो आपकी क्रेसेंटीन प्रोटीन होती है, ये एक्चुअल में कर्व पोजीशन प्रोवाइड करवाती है, ये एक्चुअल में कर्व पोजीशन प्रोवाइड करवाती है। मिलीबिड क्या कर रही है? मिलीबिड आपको जो है लोकेट करती है FTS-Z को, कि भाई साहब तुझे जो है बीच में ही रहना है, पोल पे नहीं जाना। एंड ये आपका FTS-Z क्या काम करेगा? एक्चुअल में यही आपके सेप्टम बनाने में हेल्प करता है, यही आपका सेप्टम बनाने में हेल्प करता है। यानी कि जो आपका FTS-Z होता है, फॉर्म जेड रिंग। यहाँ पर देखो, ये जो आपको इन मिडिल आपको जो है रिंग चमक रही होगी, इनको हम बोलते हैं जेड रिंग, जो कि आपकी बनती है FTS-Z से। यानी कि ये आपका क्या काम करवाएगी कि पोजिशनिंग एंड पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस एंजाइम्स इन सेप्टम ग्रोथ। ये आपका FTS-Z आपका सेप्टम ग्रोथ करवाती है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना। इसके बाद आपका FTS-A, जिप-A, ये आपका एंकर करती है जेड रिंग टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ये आपका एंकर करती है, यानी कि जोड़ के रखने
रखने का काम करती है सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आपका जो है एफटीएस जेड को। इसके बाद आपका एफटीएस के आता है, जो कि के फॉर यहाँ पर याद रख लेना क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमोसोम्स के सेग्रीगेशन में इसके बाद आपका सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स डाइमर, ठीक है ना, जो आपका डाइमर फॉर्म में बना है यानी कि रेप्लिकेट हुआ है, उसको अब अलग भी तो करना होता है। तो उसमें आपका कौन हेल्प करता है? एफटीएस के, ठीक है ना, यानी कि क्रोमोसोम्स सेग्रीगेशन में हेल्प करता है। इसके बाद एफटीएस ईएक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे पूछी जा चुकी है। ये आपका कोऑर्डिनेट करती है हाइड्रोलाइज फॉर सेप्टम ग्रोथ एंड सेल सेपरेशन। जब लास्ट में आपकी दो सेल्स बनती है ना, जब लास्ट में मान लो ये कोई आपकी सेल थी, बीच में सेप्टम बना हुआ है, तो इस सेप्टम को हाइड्रोलाइज करने के लिए, इस सेप्टम को हटाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है एफटीएस ईएक्स की। आपको रिक्वायर्ड किसकी होती है? एफटीएस ईएक्स की रिक्वायर्ड होती है। एंड एक बात और गाइस, जो आपका पेप्टाइडोग्लाइकन बनता है, जिसकी मेनली आपकी सेल वॉल बनती है, उसके लिए आपको नीडेड होती है एफटीएस एल की, एफटीएस डब्ल्यू की, ठीक है ना, एफटीएस एल की, एफटीएस डब्ल्यू की। जबकि जो आपका एफटीएस एन होता है एंड एफटीक्यूएलवी, ये क्यूएलवी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेट रिंग कंस्ट्रक्शन विद सेप्टम ग्रोथ, ठीक है ना। तो ये भाई साहब कोऑर्डिनेट करके रखता है सेप्टम की ग्रोथ को। आई बात समझ में, यानी कि सेप्टम बनाने में एफटीएस क्यूएलवी आपका जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस चीज को भी आपको नहीं भूलना। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। अब आता है पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस, कि किस प्रकार से आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन की सिंथेसिस होती है। हालांकि ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी सेल वॉल की सिंथेसिस कैसे होती है, लेकिन एक बार दोबारा आप सुनने की कोशिश करो। क्या होता है कि भाई साहब बैक्टीरियल का जो साइटोप्लाज्म होता है, बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होता है, वहां पर आपकी नैग एंड नैम नाम की जो है आपकी क्या बनेगी? मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इनसे अटैच होंगे आपका यूडीपी, ठीक है ना, यूडीपी। यूडीपी आपका जो है एक प्रकार से जैसे कि यूरेडाइन डाइफॉस्फेट होता है, ये आपका एनर्जी मॉलिक्यूल्स होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? नैग एंड नैम दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। एंड याद रख लेना, इनसे जुड़ा हुआ है आपका यूडीपी। क्या जुड़ा हुआ है? यूडीपी आपका जुड़ा हुआ है। तो जब ये दोनों मिल जाएंगी तो इनको, अब दोनों को बोलते हैं हम लिपिड सेकेंड, ठीक है ना। इन दोनों को क्या बोलेंगे? इन दोनों को बोलेंगे लिपिड सेकेंड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब लिपिड सेकेंड अभी भी आपका साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है, और इसको हमें जो है बाहर भेजना है, जिससे कि सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूट बना सके, सेल मेम्ब्रेन को बना सके। तो यहाँ पर ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आपका एक क्या पाया जाता है? वेक्टोप्रिनोल्स पाया जाता है, ठीक है ना, वेक्टोप्रिनोल्स पाया जाता है, जो कि इस जो आपका लिपिड सेकेंड है इसको फ्लिप कर देगा। इसको क्या काम करेगा? फ्लिप फ्लॉप मॉडल मैंने गाइज आपको पढ़ा रखा, तो इसको फ्लिप कर देगा, यानी कि इस लिपिड को आपका बाहर की तरफ भेज देगा। इस लिपिड को, जो लिपिड सेकेंड है जिसमें आपका नैग नैम है, इसको आपका बाहर की ओर भेज देगा। बाहर की ओर जैसे ही भेजेगा, ये आपका जाकर के सेल वॉल बनाएगी, यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकन बनाएगी, ठीक है ना। किस प्रकार से क्रॉस लिंकिंग होती है नैग एंड नैम में, तो बहुत सारी चीज गाइज मैंने आपको बता रखी है, ठीक है ना। तो आपको केवल ये याद रखना है कि यहाँ पर आपका लिपिड सेकेंड को फ्लिप कौन करवा रहा है? वो वेक्टोप्रिनोल्स करवा रहा है। एंड नैग एंड नैम पे जब आपका यूडीपी लगा हुआ रहता है, तो इसको बोलते हैं हम लिपिड सेकेंड, ठीक है ना। इसको बोलते हैं गाइज हम लिपिड सेकेंड। आई बात समझ में? बस यही चीज होती है जो कि आपसे पूछी जाती है, बाकी इसमें और कुछ नहीं पूछा जाता। जो बैक्टीरियल की सेल वॉल होती है वो आपकी बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, जबकि जो आर्कियल की सेल वॉल होती है वो बनी होती है सीडोपेप्टाइडोग्लाइकन की। वो बनी होती है आपकी सीडोपेप्टाइडोग्लाइकन की। वहां पर आपका ग्लिसरॉल एंड आपका लॉन्ग फैटी एसिड चैन जो है आपस में जुड़ करके सेल वॉल बनाते हैं, इस बात को याद रख लेना। एंड वहां पर आपका ईथर बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है ना, वहां पर आपका ईथर बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। अब देखो कुछ आप इंक्लूजन बॉडीज देखो, ये जो आपकी इंक्लूजन बॉडीज होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प आपका जो है करती हैं। जैसे कि आपका मेटाबॉलिज्म में, बैक्टीरिया के अंदर अगर मेटाबॉलिज्म होनी है तो उसमें हेल्प करेगी। अगर कोई स्टोरेज होना है, कोई भी चीज स्टोरेज होनी है, तो उस स्टोरेज में हेल्प करेगी। इसके बाद आपके ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स को ये रखती है इंक्लूजन बॉडी, जो कि आपके
आपके बाद में जाकर के बैक्टीरिया के काम में आएंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर कुछ आप देखने की कोशिश करो। पहले इंक्लूजन बॉडी का नाम है पीएचबी, इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या काम करती है, ये कार्बन को स्टोर करने का काम करती है। बहुत बार पूछा जा चुका है कि बैक्टीरिया के अंदर कार्बन को स्टोर करने का काम कौन करता है, तो वो करती है आपकी पीएचबी। एंड इसको अच्छे से देखा गया है बैसिलस मेगाटेरियम में। बैसिलस मेगाटेरियम एक एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है, इतनी बात भी याद रख लेना, ठीक है ना। इसके बाद आपसे बोल्यूटीन के बारे में भी पूछा जा चुका है। ये बोल्यूटीन रिजर्व करके रखती है फोस्फेट को, ये रिजर्व करके रखती है किसको, फोस्फेट को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो आपका सल्फर ग्लोब्यूल्स होते हैं, ये आपका सल्फर को जो है आपको जो है स्टोर करके रखती है, सल्फर को स्टोर करके रखती है। एंड स्पेसिफिकली जो आपके लिथोट्रोप्स होते हैं उनके अंदर ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। गैस वेसाइकल, ये एक्चुअल में फ्लोटिंग प्रोवाइड कराते हैं। जो आपका बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया को जल के अंदर फ्लोटिंग प्रोवाइड कराते हैं। एंड इनके अंदर कुछ देखो, दे आर प्रोटीन सेल फिल्ड विद द गैसेस, ये आपकी गैसेस से भरी हुई होती है, जिसके कारण क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर फ्लुएंसी आती है, बैक्टीरिया के अंदर आपका फ्लुएंसी आती है। इस बात को आपको याद रखना होता है। इसके बाद पीसी, इसको बोलते हैं पीसी पैरास्पोरल क्रिस्टल, ये आपका स्पेसिफिकली होता है जो कि प्रोटीनेशियस कंपाउंड की तरह काम करता है। एंड यहाँ पर टॉक्सिन एंड कुछ इंसेक्ट्स जो है आपका स्टोर हो सकते हैं, यानी कि इंसेक्ट्स का कुछ पार्ट यहाँ पर स्टोर हो सकता है बैक्टीरिया के अंदर। इसके बाद कुछ और पाए जाते हैं जैसे कि आपके मैग्नेटोसोम्स। ये मैग्नेटोसोम्स गाइस आपसे पूछे जा चुके हैं। एंड ये स्पेसिफिकली क्या काम करते हैं, ये H2O2 को एक्युमुलेशन करने का काम करते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ये एक्युमुलेशन का काम करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद कार्बोक्सिसोम्स, ये कार्बोक्सिसोम्स में आपका जो रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम्स भरा हुआ होता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। इसके बाद आपके फाइकोविलियोसोम्स एंड आपका साइनोफाइरिन ग्रेन्यूल्स, आपका साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। एंड जैसे आपको पता है साइनोबैक्टीरिया आपका जो फोटोसिंथेसिस करता है, तो यहाँ पर वेरी स्पेसिफिकली आपके लॉन्ग पेप्टाइड विद इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ आर्जिनिन एंड एस्पार्टिक एसिड दे स्टोर नाइट्रोजन। जो आपका फाइको विलिसोम्स होता है एंड साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स होता है, यहाँ पर स्पेसिफिकली आपके नाइट्रोजन जो है स्टोर होते हैं। जबकि आपके जो क्लोरोसोम्स होते हैं, यहाँ पर क्लोरोसोम में आपका बैक्टीरियल क्लोरोफिल पिगमेंट जो है आपका स्टोर होता है, ठीक है ना। तो ये इंक्लूजन बॉडी आपको नहीं भूलना, इन इंक्लूजन बॉडी से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। कौन किसको स्टोर करके रखता है, आपको इतनी बात भी यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे हम जो कि आपसे पूछी जाती है। इन्वायरमेंटल टर्मिनोलॉजी होती है ये माइक्रोब्स के लिए, ठीक है ना, कि माइक्रोब्स कहां पर रह रहा है, माइक्रोब्स किस प्रकार से आपका रह रहा है, उसके लिए ये कुछ आपकी टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे कि यहाँ पर देखने की कोशिश करो, सबसे पहले लेकर के चलते हैं हम सोल्यूट कंसंट्रेशन एंड वाटर एक्टिविटी, ठीक है ना। तो सोल्यूट मतलब जहां पर आपका साल्ट कंसंट्रेशन पाई जाती है, ठीक है ना, जहां पर आपकी साल्ट कंसंट्रेशन पाई जाती है, जैसे कि NaCl वगैरह, ठीक है ना, NaCl वगैरह। तो आपके कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि होलोफाइल्स कहलाते हैं। अब ये होलोफाइल्स बैक्टीरिया कौन होते हैं, जिनको रिक्वायर होती है हाई लेवल ऑफ सोडियम क्लोराइड, यूजली अबव द 0.2 मोलर टू ग्रो, ठीक है ना। यानी कि होलोफाइल्स उनको बोलते हैं जो कि सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। अगर सोडियम क्लोराइड ना हो तो भाई साहब ये ग्रोथ नहीं कर सकते। होलो का मतलब यहाँ पर साल्ट है एंड फाइल्स का मतलब होता है लविंग, ठीक है ना। फाइल्स का मतलब होता है लविंग। इसी प्रकार से जो आपके ओस्मो टॉलरेंट होते हैं, ओस्मो टॉलरेंट का मतलब होता है सहन करना, यानी कि एक प्रकार से टॉलरेंट कर लेते हैं। जो आपके ऑस्मेटिक प्रेशर होता है ना, उसको भी टॉलरेट कर लेते हैं। एबल टू ग्रो, यानी कि ये एबल होते हैं, याद रख लेना, ये लविंग नहीं होते, ये आपके एबल होते हैं, यानी कि ये आपके एक प्रकार से टॉलरेट कर सकते हैं। एबल टू ग्रो अवर वाइड रेंज ऑफ वाटर एक्टिविटी और ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन। जो आपके समुद्र के नीचे, समुद्र की तलहटी में रहते हैं, एक्चुअल में वहां का प्रेशर बहुत हाई होता है, ठीक है ना,
वहां का प्रेशर आपका बहुत हाई होता है, जो कि आपका मैक्सिमम 100 psi तक भी पहुंच जाता है, ठीक है ना। और भी इससे ज्यादा आपका जो है प्रेशर वहां पर लगता है, तो वहां पर भी आपके बैक्टीरिया ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया आपके जो है टोलरेट करके रखते हैं इस प्रेशर को, यानी कि वे कहलाते हैं आपके ओस्मो टोलरेट। इसके बाद आपके जीरोफाइल्स, जीरोफाइल्स मतलब जीरो, जीरो का मतलब होता है यहाँ पर सूखा, ड्राई, ठीक है ना। ऐसे बैक्टीरिया जो कि सूखे में रहना पसंद करते हो, यानी कि ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो एट द लो वाटर एक्टिविटी ट्रॉपिकली, टिपिकली विथ ऑप्टिमम एट 0.8 और बिलो, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी जो जो आपका जो है सूखापन है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। सूखापन बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि आप अपने आप को रेगिस्तान में समझो, तो बैक्टीरिया का भी एक रेगिस्तान है जिसको हम जीरोफाइल बोल देते हैं, वहां पर आपके बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं। तो ये आपका बेसिस था साल्ट एंड आपका वाटर एक्टिविटी, ठीक है ना। आई बात समझ में आई होगी, बात समझिए। जो आपके होलोफाइल्स होते हैं स्पेसिफिकली जो खारा समुद्र होता है ना, खारे समुद्र में आपके ज्यादा पाए जाते हैं। एग्जाम्पल याद रखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम्पल कुछ ना कुछ इनके याद निमोनिक्स बना करके रख लेना। इसके बाद हम बात करते हैं पीएच की, ठीक है ना। अब आपको पता है 1 से लेकर के आपका 14 तक पीएच होता है। अगर 1 से लेकर के 6.9 पीएच है तो इसको बोले हम एसिटिक कंडीशन, सॉरी एसिडिक कंडीशन इसको बोलते हैं। अगर 7 पीएच हुआ इसको हम न्यूट्रल कंडीशन में बोलते हैं। एंड आपका जब 7.1 से लेकर के 14 तक आपका जो है पीएच होता है, तब इसको हम बोलते हैं बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन। अगर मैं यहाँ पर बात करूं एसिड की, तो इसका जो टेस्ट होता है आपको खट्टा, एंड आपको क्या मिलेगा, खट्टापन ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपका जो है बेसिक के लिए, तो इसका स्वाद आपको मोस्टली कड़वा मिलने वाला है, ठीक है ना, कड़वा मिलने वाला है। इसके बाद कुछ होते हैं आपके एसिडोफाइल, एसिडो। अब देखो एसिडो लगा हुआ है, यानी कि एसिड से लव करने वाले, जहां पर आपका जो पीएच है वो आपका जो है पीएच 1 से लेकर के 6.9 का होना चाहिए। लेकिन इनके लिए आपका ऑप्टिमम एक होता है, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम क्या होता है कि यानी कि ऐसा आप कुछ भी समझ सकते हो कि ऐसी ऐसी जगह या फिर ऐसा प्लेस या फिर ऐसा टेम्परेचर, ऐसा पीएच जहां पर आपका जो है अधिक से अधिक ग्रोथ हो सके बैक्टीरिया को, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम। अब ये किसके ऊपर लगा हुआ है, किसके पीछे लगा हुआ है, टेम्परेचर के लिए है तो टेम्परेचर के लिए होगा, एसिड के लिए है तो एसिड के लिए होगा, आपका जो है बेसिक के लिए है तो बेसिक होगा। तो यहाँ पर जो आपको ग्रोथ ऑप्टिमम मिलता है वो 0 से लेकर के 5.5 तक ही मिलता है। सर ये आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है ना, इसका एग्जांपल गाइज आपसे पूछा जा चुका है। आपका था सल्फोवस, ठीक है ना, तो इसको याद रख लेना। कुछ आपके न्यूट्रोफाइल्स होते हैं, यहाँ पर आपको 5.5 से लेकर के 8.0 तक, यानी कि यहाँ पर आपको टॉलरेंट जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो होता तो 7 है, लेकिन यहाँ पर आपका 7 से ऊपर भी जा रहे हैं, 7 से नीचे भी जा रहा है, यानी कि बैक्टीरिया जो है टॉलरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको इस तरह से कोलाई वगैरह मिलते हैं, जितने भी आपको नॉर्मल कंडीशन में बैक्टीरिया पाए जाते हैं वे सारे के सारे आपको न्यूट्रोफिल कंडीशन में ही देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद एल्केनोफाइल्स होते हैं, ये अपनी ग्रोथ को आपका 8.5 से लेकर के 11.5 तक ही करते हैं, यानी कि वेसिलस, एल्कोफिलस, नाइट्रोन, इसका जो है कुछ एग्जांपल है, ये याद कर लेना। देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको और इम्पोर्टेंट गाइड बता दूं कि आपके जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया एक क्वेश्चन होता आता है कि बैक्टीरिया इस अर्थ पे कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो याद रख लेना आपके बैक्टीरिया केवल और केवल आग को छोड़कर, जबकि फायर होती है ना, इस फायर को छोड़ करके बाकी हर एक एनवायरनमेंट में आपको बैक्टीरिया मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना, आपको बैक्टीरिया मिलेगा ही मिलेगा। आपको इतनी बात याद रखनी है, ठीक है ना। आई बात समझ में, आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। अब देखो टेम्परेचर के बेस पे बात करेंगे तो सबसे पहला आता है आपका साइक्रोफाइल्स। साइक्रो मतलब कोल्ड, साइक्रो मतलब कोल्ड, फाइल्स मतलब लविंग। ऐसा बैक्टीरिया जो कि कोल्ड में रहना पसंद करता हो उसको बोलते हैं साइक्रोफाइल। यहाँ पर ग्रोथ एट 0 डिग्री, 0 डिग्री एंड ऑप्टिमम, जो इसकी ऑप्टिमम ग्रोथ होती है वो होती है आपकी 15 डिग्री सी, ठीक है ना, और इससे भी लेस, ठीक है ना। यानी कि आप इसको लेकर के चल सकते हो 10 से लेकर के 15 तक, ठीक है ना, 10 से लेकर के 15 तक। जबकि आपके कुछ होते हैं साइक्लोट्रोप्स। ये साइक्लोट्रोप्स क्या होते हैं, ये कोल्ड को सह सकते हैं, ये कोल्ड को सह सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि कैन ग्रो 0 से लेकर 70 डिग्री, हैज एन ऑप्टिमम बिटवीन 22 टू 30 डिग्री से, जो इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 22 टू 30 डिग्री होता है, याद रख लेना, ठीक है ना। इसके बाद मीसोफाइल जो कि नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर
टेम्परेचर वगैरह पे आपके ग्रो करते हैं। जैसे कि इसके लिए आपका जो टेम्परेचर होता है 20 से लेकर के 45 तक रहता है। इसके बाद थर्मोफाइल्स, इस थर्मोफाइल से ही याद रख लेना गाइज, जो हम पीसीआर साइकिल में रन करते हैं, जो हम पीसीआर साइकिल में आपका आपका जो है पीसीआर साइकिल में एक एंजाइम्स होता है जिसको हम बोलते हैं आपका जो है पोल टैग, ठीक ना, पोल टैग एंजाइम्स का नाम है। तो वो आपका थर्मोफाइल से ही लिया जाता है। कैन ग्रो 50 डिग्री सी एंड हायर ऑप्टिमम ऑफ्टन बिटवीन 55 टू 65 डिग्री सी तक आपका जो है ये आपका जो है रहते हैं, यानी कि इतने टेम्परेचर में रहते हैं। इसके बाद फिर आपका हाइपर थर्मोफाइल्स होता है जो कि आपका 85 टू 113 डिग्री सेल्सियस तक भी रहते हैं। लेकिन गाइज आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि आपके काफी सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इससे भी ज्यादा हॉट कंडीशन में रहते हैं, ठीक है ना, जो इससे भी ज्यादा हॉट कंडीशन में रहते हैं। आपको पता होगा कि 100 डिग्री सी पे आपका वाटर जो है बॉईल हो जाएगा, वाटर जो है आपका बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, इतनी बात याद रख लेना। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि आपके मैक्सिमम अगर टेम्परेचर की बात करूं तो वे आपके 500-600 डिग्री तक भी ग्रो कर जाएंगे, ठीक है ना, 500-600 डिग्री तक भी आपके वे ग्रो कर जाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है ना। अभी देखो जो पीसीआर में जो आपका एंजाइम्स होता है एक्चुअल में टैग पॉलीमरेज, यस आ गया, टैग पॉलीमरेज नाम का एंजाइम्स होता है जो कि आपका पीसीआर में आपका यूज करा जाता है, ठीक है ना। आई बात समझ में, आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। अब देखो ऑक्सीजन से रिलेटेड देखो कि भाई साहब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कैसे बैक्टीरिया पे इफेक्ट डालती है। कुछ होते हैं आपके ओब्लिगेट एरोबिक, ओब्लिगेट का मतलब होता है कि भाई साहब ये चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है ना, ओब्लिगेट होते हैं उस चीज के लिए, इनको एरोबिक कंडीशन चाहिए, मतलब चाहिए। अगर एरोबिक नहीं मिली तो भाई साहब तब ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं एटमॉस्फेरिक O2 फॉर ग्रोथ, ठीक है ना। इसके बाद फैकल्टेटिव अनएरोबिक, यानी कि अगर आपका ऑक्सीजन मिले तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो भैया फिर भी ये अपना जो है ग्रो करेंगे, ठीक है ना, फिर भी ग्रो करेंगे। इनको डज नॉट रिक्वायर O2 फॉर ग्रोथ बट ग्रो बेटर इन इट्स प्रेजेंस, ठीक है ना, ये आपका बेटर ग्रोथ कर सकते हैं अगर ऑक्सीजन मिले तो। इसके बाद आपका एरोटोलरेंट अनएरोबिक, ठीक है ना, एरोटोलरेंट यानी कि आपका जो अगर ऑक्सीजन होगी तो उसको टोलरेट कर लेंगे, लेकिन ये कैसे होते हैं आपका अनएरोबिक कंडीशन के बैक्टीरिया होते हैं। ग्रो इक्वली व्हेन इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है ना। ओब्लिगेट अनएरोबिक, ओब्लिगेट यहाँ पर लग गया, मतलब आपका अगर ऑक्सीजन हुआ तो आपका हाइड्रोजन आपका जो है फ्री रेडिकल बनेगा ऑक्सीजन से, एंड फ्री रेडिकल बनेगा तो वो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जाएगा जो बैक्टीरिया को आपका खत्म कर देगा, कहीं का भी नहीं छोड़ने वाला, ठीक है ना। यानी कि इनको आपका जो है नहीं चाहिए होता, डज नॉट टॉलरेट O2 एंड डाई इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर ऑक्सीजन हुआ तो ये आपका डाई हो जाएगा। डाई किस प्रकार से होता है देखने की कोशिश करो, आपने एनिमल कंडीशन में भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज पढ़ी होगी। देखो भाई साहब ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन अपना जो है याद रख लेना, ऑक्सीजन जो है अपना बहुत जल्दी से आपका रिएक्टिव स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर O2 यानी कि जो ऑक्सीजन है ये आपका रिएक्टिव ऑक्सीजन में आपका जो है कन्वर्ट हो गया। लेकिन हमारे अंदर क्या है कि हमारे अंदर आपका आपका पाया जाता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ये क्या काम करेगा कि ये फ्री रेडिकल जो बना है O2 का, जो फ्री रेडिकल बना है, इस फ्री रेडिकल को मिलाएगा आपका प्रोटोन के साथ, प्रोटोन के साथ मिलाने के बाद इसको कन्वर्ट कर देगा O2 में एंड आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड में, हाइड्रोजन परऑक्साइड में। तो यहाँ तक तो भाई साहब बैक्टीरिया के पास भी है, यहाँ तक तो बैक्टीरिया के पास भी है, क्योंकि सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज नाम का ये आपका जो एंजाइम्स है ये बैक्टीरिया के पास भी पाया जा रहा है। लेकिन इसके बाद H2O2 के बाद ये जो कैटालेज होता है ये बैक्टीरिया के पास नहीं पाया जाता। तो ये H2O2 अगर बैक्टीरिया के अंदर है तो भाई साहब या तो इंक्लूजन बॉडी यानी कि जिसको हमने मैग्नेटोसोम्स का है, मैग्नेटोसोम्स में जाकर के इकट्ठा हो जाएगा, एंड जैसे ही वहां पर ज्यादा होगा तो आपका बैक्टीरिया जो है मर जाएगा, किल हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है कि आपका कैटालेज नाम का एंजाइम्स पाया जाता है जो कि इसको कन्वर्ट कर देगा वाटर में एंड रिलीज कर देगा दोबारा से आपका O2 जो कि एक एंजाइम होता है कैटालेज, ठीक है ना। या फिर हम जो है H2O2 को आपका जो है NaDH के साथ, NaDH क्या होता है एक रिड्यूसिंग फॉर्म होती है एंड ये ऑक्सीडाइज हम इसको कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो एंजाइम्स होता है वो होता है आपका परऑक्सीडेज, ठीक है ना। तो ये चीज हमारे अंदर होती है, इतनी बात आपको याद रखनी है।
आई बात समझ में। तो अब आपको थोड़ा बहुत ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के बारे में भी पता चला होगा। इसके बाद कुछ आपके माइक्रो एरोफाइल्स होते हैं। माइक्रो एरोफाइल्स क्या होते हैं, मान लो ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो, अगर मान लो यहाँ तक मैं आपका जो है वो मीडिया प्रोवाइड कर दूं, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि आपका इन बिटवीन पाए जाते हैं। जो आपके इन बिटवीन पाए जाते हैं ऐसे बैक्टीरिया को हम माइक्रो एरोफाइल्स बोल देते हैं। यानी कि रिक्वायर O2 लेवल between 2 to 10% for growth and it's damaged by atmospheric O2 level 20%। अगर 20% से ज्यादा आपकी ऑक्सीजन हो गई तो भाई साहब ये आपके डाई हो जाएंगे। इंपोर्टेंट है, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है माइक्रो एरोफाइल्स की। इस चीज को आपको याद रख लेना है, 20% पे जाकर के ये आपका जो है डाई हो जाएंगे अगर एटमोस्फेरिक O2 इनको प्रोवाइड करा दी तो। ठीक है ना, आई बात समझ में। इसके बाद कुछ प्रेशर से रिलेटेड होते हैं जैसे कि पीजोफाइल्स, जैसे कि आपका पीजोफाइल्स। ठीक है ना, वहां पर मैंने जो आपको ओस्मो रेगुलेशन बताया था, ये ओस्मो रेगुलेशन को मैंने प्रेशर में डाल दिया था, लेकिन आपका ओस्मो रेगुलेशन अलग होता है एंड आपका जो है प्रेशर अलग होता है। ठीक है ना, प्रेशर में अब आपको बताऊंगा। ठीक है ना, इन प्रेशर को हम जो प्रेशर के लिए रहते हैं, जो प्रेशर में आपके बैक्टीरिया रहते हैं, उनको हम बोरोफाइल्स के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका बोरोफाइल्स। ठीक है, जिसको हम पीजोफाइल्स के नाम पे भी जानते हैं। ग्रो मोर रैपिड एंड हाइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है ना, ये आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे ज्यादा ग्रो करते हैं, इस बात को याद रखना। कुछ आपके रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन को रेसिस्टेंट कर सकते हैं एंड सरवाइव कर जाते हैं हाई डोज ऑफ गामा रेडिएशन। हाई डोज ऑफ गामा रेडिएशन में भी कुछ बैक्टीरिया आपके सरवाइव कर जाते हैं, जैसे कि आपका डायनोकोकस, जैसे कि आपका डायनोकोकस, थर्मोकोकस। ठीक है ना, तो इन दोनों के नाम मत भूलना, ये चीज आपसे पूछी जा चुकी है। ये दोनों चीज, ये रेडिएशन में आपसे दोनों एग्जांपल पूछे जा चुके हैं, डायनोकोकस एंड थर्मोकोकस के। ठीक है, तो अगर आप याद करना चाहोगे तो इन एग्जाम्पल को भी याद कर लेना, लेकिन इनके मतलब क्या है वो चीज आपको नहीं भूलना। देखो यहाँ पर कुछ पीएच के लिए दिखाया गया है, 7 पे जो है आपका न्यूट्रल होता है, जबकि पीएच अगर 7 से कम हो, पीएच अगर 7 से कम हो, एसिडिक कंडीशन में आते हैं, जैसे कि आपके लेमन जूस वगैरह हो गया। एंड जो आपका 7 से ज्यादा हो, जिसमें आपके सोप वगैरह आते हैं, यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं स्पेसिफिक, याद रखना चाहोगे तो इन बैक्टीरिया को आप याद रख सकते हो। ये टेम्परेचर का आपको दिखाया है कि सबसे पहले आपके साइक्लोफाइल्स होते हैं जो कि कोल्ड कंडीशन में रहते हैं। इसके बाद आपके साइक्लोटॉलरेंट्स होते हैं जो कि कोल्ड कंडीशन को भी आपका सह सकते हैं। फिर इसके बाद मीसोफाइल होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे रहते हैं। रूम टेम्परेचर पे थोड़ा और अगर आप जो है टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे तो ये आपके थर्मोफाइल्स आते हैं। इस थर्मोफाइल से आपका टैग पॉलीमरेज नाम का एंजाइम्स लिया जाता है। फिर इसके बाद आपका हाइपर थर्मोफाइल्स आते हैं। हाइपर थर्मोफाइल्स मतलब आपका काफी ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पर पहुंच जाता है। आई बात समझ में। कुछ आपके जैसे कि मैंने आपको माइक्रो एरोफाइल्स बताए थे कि बैक्टीरिया जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के आपके इन बिटवीन पाए जाते हैं, ये आपके होते हैं माइक्रो एरोफाइल्स। ओब्लिगेटेड एरोबिक क्या होते हैं कि इस लेयर में सबसे ऊपर, ठीक है ना, किसी भी मीडिया के सबसे ऊपर आपके पाए जाते हैं, क्योंकि इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। फैकल्टेटिव अनएरोबिक ये आपका सभी जगह पाए जाते हैं, लेकिन अगर इनको ऑक्सीजन अगर मिल रही है तब ये अच्छे ग्रो करेंगे। एरोटोलरेंट एरोबिक भी आपके सभी जगह पाए जाते हैं। इसके बाद जो आपके स्टिक अनएरोबिक होते हैं, ये किसी भी टेस्ट ट्यूब में, यानी कि किसी भी टेस्ट ट्यूब मीडिया में सबसे नीचे ही पाए जाते हैं। ठीक है ना, सबसे नीचे ही पाए जाते हैं। अब इसमें दोस्तों आपसे पूछा जाता है एसओडी एंड आपका कैटालेज की रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कि जो आपका एसओडी होता है मोस्टली आपके सभी बैक्टीरिया के अंदर पाया जा रहा है, जो कि फ्री रेडिकल O2 को आपका कन्वर्ट कर जाता है H2O में। ठीक है ना, H2O2 में कन्वर्ट कर जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। लेकिन जो कैटालेज होता है ये सभी में नहीं पाया जाता, कुछ में ही पाया जाता है, इस बात को याद रखना। केवल आपके फैकल्टेटिव अनएरोबिक में ही अच्छे से ये पाया जाता है, बाकी आपको हर जगह जो है कैटालेज निगेटिव ही मिलने वाला है। तो ये एंजाइम्स के बारे में गाइज आपसे पूछा जाता है, इस बात को याद रख लेना कि अगर हम ओब्लिगेट एरोबिक को एसओडी यानी कि सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज नाम का एंजाइम्स दे रहा है तो आपको क्या कंडीशन मिलने वाली है। आई बात समझ में, आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए शो भी करा है। ठीक है ना, इसके बाद अब आपके कुछ मेजर न्यूट्रिशन टाइप्स आ जाते हैं जो कि आपको याद रखना है। ये टर्मिनोलॉजी से आपसे पूछा भी जाता है।
ठीक है ना। ये टर्मिनोलॉजी ही आपको याद रखनी है। देखो यहाँ पर अब आपके फोटो लिथो ऑटोट्रोफी आ जाते हैं, फोटो ऑर्गेनो हेट्रोट्रोफी आ जाते हैं, कीमोलिथो एंड इसी प्रकार से आपका कीमोलिथो हेट्रोट्रोफी। इनका मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपके कौन कार्बन सोर्स होते हैं, एनर्जी सोर्स कौन से होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन डोनर कौन से होते हैं, एंड इनके एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। इन चीज को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इन चीज को गाइज आपको याद रखना है। इनको कैसे याद रख सकते हो, देखो भाई साहब, फोटो, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई साहब जो आपका एनर्जी सोर्स है वो आपका लाइट ही होने वाला है। वो आपका क्या होने वाला है, वो आपका हर कंडीशन में लाइट ही होने वाला है। इसके बाद कीमो, जिसके पीछे कीमो लग गया, यानी कि जो एनर्जी सोर्स है वो आपका केमिकल से लिया जाएगा, वो आपका केमिकल से लिया जाएगा। अब इस केमिकल में भी दो कंडीशन आ जाती है, एक होती है आपकी इनऑर्गेनिक कंडीशन, एक होती है आपकी ऑर्गेनिक कंडीशन। तो जहां पर भी आपको इस कीमो के बाद, ठीक है ना, इस कीमो के बाद आपको लिथो कंडीशन चमकेगी, जहां पर भी आपको लिथो कंडीशन चमकेगी या फिर आपको ऑटो कंडीशन चमकेगी, याद रख लेना इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही आपका पाया जाएगा। लेकिन अगर आपको हेट्रो कंडीशन चमकेगी, अगर आपको हेट्रो कंडीशन चमकती है, तब एनर्जी सोर्स के लिए ये आपका ऑर्गेनिक एसिड पे आपका जो है डिपेंड करेंगे, यानी कि जो ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं उन पे ये डिपेंड करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एनर्जी सोर्स आप इस चीज से याद कर सकते हो, कुछ भी रटने वाली चीज नहीं है। अब बात करते हैं कार्बन सोर्स की। तो भाई साहब अगर फोटो लगा हुआ है, आप सभी ने फोटोसिंथेसिस पढ़ी है, फोटोसिंथेसिस के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। CO2 प्लस O2 मिलकर के आपका ग्लूकोज बनाते हैं, जो कि प्लांट में होता है, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसके लिए आपको जो है वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। और सॉरी यहाँ पर H2O है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, H2O है। इस H2O से ही आपका स्प्लिट होती है ऑक्सीजन, ठीक है ना, इससे ही आपकी स्प्लिट होती है ऑक्सीजन। ये आपकी दो कंडीशन में, यानी कि दो साइकिल में कंप्लीट होती है। एक होती है आपकी डार्क फेज, एक होती है आपकी लाइट फेज, ठीक है ना। तो ये चीज मैं आपको फोटोसिंथेसिस में पढ़ा चुका हूँ कि आपकी क्या चीज कहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ाया तो मैं पढ़ा दूंगा, इतनी बात। आप मेटाबॉलिज्म में पढ़ाऊंगा ये चीज, तो इस पर वरी मत करना, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया कि भाई साहब कार्बन सोर्स आपको कहाँ कहाँ पर देना है, जहां पर भी आपका ऑटोट्रोफी, याद रख लेना। एक तो फोटो, फोटो का मतलब आपको समझ में आ गया। जहां पर भी आपको ऑटोट्रोफी देखने को मिले, जहां पर भी आपको ऑटोट्रोफी, ऑटो का मतलब होता है अपना सेल्फ बनाना, अपने आप भोजन को बनाना। तो यहाँ पर जो आपका, याद रख लेना, यहाँ पर जो आपका कार्बन सोर्स रहेगा वो हमेशा CO2 होने वाला है, वो हमेशा आपका CO2 होने वाला है। इसके बाद जितने भी आपके, जैसे कि जहां पर आपका ऑटोट्रोप ना लगा हो, जहां पर आपका लगा हो हेट्रोटोप, जहां पर आपका लगा हो हेट्रोटोप, वहां पर जो कार्बन सोर्स रहेगा वो हमेशा ऑर्गेनिक कार्बन रहेगा, वो हमेशा आपका ऑर्गेनिक कार्बन रहेगा। जैसे कि हेट्रोट्रोफी यहाँ पर लगा हुआ है ऑर्गेनिक कार्बन, हेट्रोट्रोफी यहाँ पर लगा हुआ है ऑर्गेनिक कार्बन, हेट्रोट्रोफी यहाँ पर लगा हुआ है ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है ना। इसके बाद इलेक्ट्रॉन सोर्स आ जाते हैं। तो आपको याद रखना, जितने भी आपके ऑटो, याद रखना, ऑटोट्रोफी हो रहा है, वहां पर इनऑर्गेनिक काम करेगा, वहां पर आपका इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर की तरह काम, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करेगा। लेकिन अगर आपका हेट्रोट्रोफ है तो आपका ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह, सॉरी ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करेगा। आई बात समझ में, यहाँ पर इनऑर्गेनिक है, यहाँ पर इनऑर्गेनिक है, यहाँ पर आपका ऑर्गेनिक आ जाता है, चूंकि यहाँ पर आपका हेट्रो कंडीशन आ गई है, ठीक है ना। हेट्रो कंडीशन आ गई है। एक्चुअल में इस हेट्रो कंडीशन में भी आपका जो है ऑर्गेनिक आना था, ऑर्गेनिक आना था, लेकिन इनऑर्गेनिक क्यों आया, इनऑर्गेनिक ये आ गया आपका लिथो की वजह से, ठीक है ना, लिथो की वजह से। आपको कहीं पर भी लिथो चमके, आपको कहीं पर भी लिथो चमके, तो इलेक्ट्रॉन सोर्स आपका इनऑर्गेनिक ही मिलेगा, इनऑर्गेनिक ही मिलेगा। तो कुछ भी यहाँ पर आपको रटने वाली बात नहीं है। अब इनके एग्जाम्पल इनके आपको जो है मेमोराइज करने पड़ेंगे, यानी कि फोटोलिथो ऑटोट्रोफी में, जिनको हम फोटोलिथोट्रोफिक ऑटोट्रोफी भी बोल देते हैं, इसमें आपके पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया वगैरह आते हैं। आगे बात समझ में। इसका फोटो ऑर्गेनो हेट्रोट्रोफी, या फिर जिसको हम बोलते हैं फोटो ऑर्गेनोट्रोफिक हेट्रोट्रोफी बैक्टीरिया, इसमें आपके पर्पल नॉन सल्फर एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है ना। ये बात याद रख लेना। बेजिएटा आपसे पूछा जा चुका है, कीमोलिथोट्रोफी ये आपसे पूछी जा चुकी है, ठीक है ना, ये आपसे पूछी जा चुकी है। जब आप अपना प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करोगे तब आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये डायग्राम होने वाला है, सब डायग्राम पे भारी है ये आपका, ठीक है।
आई बात समझ में? आई होप गाइज आपकी बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं बायोफिल्म्स के, ठीक है ना। तो बायोफिल्म्स आप ही केवल फिल्म आप ही नहीं देखते हो, आप केवल फिल्म देखते हो लेकिन बैक्टीरिया फिल्म बनाते हैं, ठीक है ना। बैक्टीरिया आपके बायोफिल्म्स बनाते हैं। एक्चुअल में बायोफिल्म्स क्या होती है कि भाई साहब जहां पर बैक्टीरिया स्पेसिफिकली कॉलोनाइज होते हैं, जहां पर बैक्टीरिया स्पेसिफिकली कॉलोनाइज होते हैं, उसको बोलते हैं बायोफिल्म। जैसे कि आपके आप अपने दांत देखो, दांत जब आप सुबह सुबह को सो के उठते हो ना, तो आपको थोड़ा सा पीला पीला, एंड अगर आप उसको अपने नाखून से या फिर किसी चीज से अगर हटा के देखोगे तो वहां पर आपको कुछ मैल टाइप का चमकेगा। वो एक्चुअल में कुछ नहीं होता, वो एक्चुअल में आपकी बैक्टीरियल की बायोफिल्म्स होती है, जो कि बैक्टीरिया तैयार कर लेती है। याद रख लेना, बैक्टीरिया अगर मैं एक नॉर्मल कंडीशन की बात करूं तो बैक्टीरिया अपने आप को 20 मिनट में डिवाइड कर लेता है, 20 मिनट में अपने आप को डिवाइड कर लेता है। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि इसमें टोटल आपके 9 स्टेप होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपने इकोलॉजी में पढ़ा था ना कि किस प्रकार से आपका सबसेशन वगैरह हो रहा था, यानी कि किस प्रकार से एक जो है आपकी पूरे की पूरी कम्युनिटी बस रही थी एक जगह पे, जो कि आपका बेयर एरिया था, यानी कि बंजर एरिया था। तो वहां पर सबसे पहले एल्गी जमी, एल्गी के बाद कुछ आपके प्लांट्स आए, प्लांट आने के बाद वहां पर कुछ और आपकी स्पेसीज आई, वहां पर फिर युद्ध हुआ, ठीक है ना। वहां पर युद्ध हुआ एंड उसके बाद आपकी फुल्ली जो आपकी जो स्पेसीज है वो वहां पर डेवलप हुई। तो सेम काम यहाँ पर भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है टाइमिंग बहुत कम होती है, ठीक है ना। वहां पर टाइमिंग में हजारों साल लग जाते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ आपके घंटों में काम हो रहा है। तो सबसे पहले इनको जो है एक बंजर एरिया चाहिए, ठीक है ना। एक बंजर एरिया चाहिए जहां पर आपके कुछ कंपोनेंट हो। याद रख लेना, यहाँ पर आपके कुछ कंपोनेंट होने चाहिए, जैसे कि लिपिड्स वगैरह और जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। अगर लिपिड्स लिपिड्स भी है तब भी ये अपना काम चला लेंगी। मैंने आपको ग्लाइकोजिलेट साइकिल पढ़ाई थी कि लिपिड से ये अपना आपका जो है सब चीज बना लेती है, क्योंकि ग्लाइकोजिलाइड साइकिल आप इसको जो जो आपका बैक्टीरिया होता है, इसको आपको जो है कंडीशन प्रोवाइड कराता है कि भाई साहब लिपिड से ही तू हर चीज बना ले, कार्बोहाइड्रेट्स बना ले, प्रोटीन्स बना ले, अमाइनो एसिड बना ले, कुछ भी बना ले, एक्स वाई जेड, बस केवल लिपिड होना चाहिए। तो ये कंडीशन देखते हैं जहां पर लिपिड हो, ठीक है ना। जहां पर आपका लिपिड हो, वहां पर जैसे लिपिड देखने को मिलेगा, डिपॉजिट कर जाएंगे एकदम से, जगह घेर लेंगे, जगह घेरने के बाद एडजॉर्प्शन करेंगे, एडजॉर्प्शन के बाद यहाँ पर क्या होगा कि कुछ बैक्टीरिया आपके जो है आपके जो है डिजॉर्प्शन करेंगे, यानी कि यहाँ से हटने की कोशिश करेंगे, हटने की कोशिश। यहाँ पर फिर वही कंपटीशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, तो आपका जो है कुछ बैक्टीरिया ऊपर रहेंगे, कुछ बैक्टीरिया नीचे रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिलेगा। सेम काम है जो कि इकोलॉजी में आप पढ़ते हो। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि कुछ ये जो बैक्टीरिया होते हैं कुछ मॉलिक्यूल को सिक्रेट करेंगे, ठीक है ना। कुछ मॉलिक्यूल्स को सिक्रेट करेंगे, जिनसे क्या होगा कि जो आपकी ऑक्सीजन वगैरह है, वो ऑक्सीजन वगैरह ये आपका जो है रिलीज करेंगे। अगर ये आपके जो है एरोबिक हुए, ठीक है ना, अगर एरोबिक ना हुए, अनएरोबिक हुए, तो भाई साहब ये आपका फिर कुछ और ही सीक्रेट करने वाले हैं, लाइक टॉक्सिक वगैरह, ठीक है ना। ये अपने आप में फिर रेप्लिकेट करेंगे, रेप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर ये फिक्स हो जाएंगे, यहाँ पर ये जमा हो जाएंगे। इसी चीज को बोलते हैं हम बायोफिल्म्स फॉर्मेशन, ठीक है ना। इसी चीज को हम बोलते हैं बायोफिल्म्स फॉर्मेशन। अगर बायोफिल्म्स को हमको जो है स्टेनिंग करनी हो तो इसको हम कॉन्गो रैट से स्टेन करते हैं, ठीक है ना, कॉन्गो रैट से स्टेन करते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ मीडिया। टाइप्स ऑफ मीडिया अगर फिजिकल में बात करूं तो लिक्विड मीडिया, ठीक है ना, जिसमें गाइज आप ब्रोथ पढ़ते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रोथ पढ़ते हो, जैसे कि लूरिया ब्रोथ, जैसे कि बहुत सारे आपके ब्रोथ होते हैं। एक्चुअल में इस लिक्विड मीडिया में आपका जो है एगार नहीं डाला जाता, यानी कि सॉलिडिफाइड नहीं डाला जाता, ठीक है ना। जबकि सेमी सॉलिड में क्या होता है कि आपका एगार या फिर जो भी आप सॉलिडिफाइड एजेंट यूज कर रहा हो उसका केवल और केवल 0 पॉइंट, जो पूरे के पूरे आपका जो है, याद रख लेना, पूरे के पूरे मीडिया का जो परसेंटेज होता है 0.5% ही होता है सेमी सॉलिड में। सॉलिड की बात करूं तो यहाँ पर आपका जो है 2% आपको सॉलिडिफाइड एजेंट डालना पड़ता है, जैसे कि एगार वगैरह, ठीक है ना। इसके बाद केमिकली में हम इसको दो प्रकार से बांट सकते हैं, जैसे कि सिंथेटिक एंड नॉन सिंथेटिक। जो आपका सिंथेटिक होता है उसमें हम जो है यहाँ पर किस प्रकार से देते हैं कि यहाँ पर जो है डिफाइंड मीडिया होता है, नॉन सिंथेटिक में आपका नॉन डिफाइंड मीडिया होता है जिसको हम डिफाइंड ना कर सके, ठीक है ना। इसके बाद फिर
स्पेशल पर्पज, यानी कि कौन से बैक्टीरिया को आपको हटाना है, कौन से बैक्टीरिया को उगाना है, उसके बेस पर। तो यहाँ पर बेसल कॉम्प्लेक्स, इनरिच, सिलेक्टिव, डिफरेंशिएट, अनएरोबिक, ट्रांसपोर्ट, एंटीबायोटिक सेंसिटिव, ठीक है ना। ये आपके कुछ बैक्टीरिया के टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पर कुछ समझो, कुछ आपके आगे लिखे हुए हैं। एंटीबायोटिक सेंसिटिव, यानी कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक, याद रख लेना, एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया को उगाया जाता है, बाकी सारे के सारे बैक्टीरिया को मार दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक ऐसा बैक्टीरिया दिया, एक ऐसा जो है आपका मीडियम दिया जाएगा, जो मीडियम में आप जो है किसी वायरस को भर करके, किसी बैक्टीरिया को भर करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा सको, कैरी कर सको, ठीक है ना। इसके बाद अनएरोबिक, आपको जो है अनएरोबिक कंडीशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी बैक्टीरिया के अंदर। डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट में क्या होता है कि आपको जो है एक, आपने मान लो मीडिया बनाया है, आपने एक मीडिया बनाया है, अब इसमें आपकी काफी सारी जो है वो याद रख लेना, काफी सारे आपके जो है, एक आपने पूरा का पूरा कंप्लीट मीडिया बना दिया, तो यहाँ पर आपके काफी सारे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, ठीक है ना, काफी सारी बैक्टीरिया कॉलोनी ग्रो करेंगे। लेकिन ये जो आपकी बैक्टीरिया कॉलोनी होगी, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करेगी, क्योंकि आपका क्या काम हुआ है कि आपका जो डिफरेंशियल मीडिया होता है, ये आपके जो बैक्टीरियल कॉलोनी होती है उनमें डिफरेंशिएट कर देती है। जबकि जो आपके सेलेक्टिव होगी, सेलेक्टिव क्या होगी कि सेलेक्टिव में आपका मान लो यहाँ पर काफी सारी बैक्टीरियल कॉलोनी थी, एंड इन काफी सारी बैक्टीरियल कॉलोनी में आपको जिस बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट थी केवल और केवल अब उनका ही ये क्या काम करेगी, उनको ही आपका सेलेक्ट करेगी, बाकी सबको मार देगी। यहाँ पर आपके भर भर के एंटीबायोटिक, एंटीफंगल इस सेलेक्टिव मीडिया में यूज करते हैं। इनरिच्ड क्या होता है, इनरिच्ड में हम केवल और केवल एक ऐसी स्पीशीज को उगाते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, एंड इसकी जो ग्रोथ होती है इसके लिए हम भर भर के आपको जो है मीडिया प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि इनरिच्ड कर देते हैं, पूरा का पूरा मालदार बना देते हैं। तो फास्टिडियस जो बैक्टीरिया होते हैं वो इनरिच्ड में काम करते हैं। वैसल, वैसल मतलब एक मिनिमम टाइप का, ठीक है ना, बेसल मतलब एक मिनिमम टाइप का, यानी कि बैक्टीरिया को जिस चीज की जरूरत होती है उसको मिनिमम वे में हम देने की कोशिश करते हैं, तो वो कहलाता है आपका बेसल मीडिया, ठीक है ना। देखो सॉलिड के लिए 2% एगार, सेमी सॉलिड के लिए 0.5% एगार, लिक्विड के लिए आपको 0% एगार देने की जरूरत होती है। अब आपने सभी ने अपनी क्लास में नैम मीडिया को पढ़ा होगा, ठीक है ना, नैम मीडिया को पढ़ा होगा। यहाँ पर देखो अब आपको जो है पेप्टोन उसमें दिया जाता है। पेप्टोन क्यों दिया जाता है, पेप्टोन दिया जाता है नाइट्रोजन सोर्स के लिए, ठीक है ना। वी फैक्सटेट क्यों दिया जाता है, ये विटामिन एंड अमाइनो एसिड की विटामिन एंड अमाइनो एसिड के लिए, ठीक है ना। जो आपको ईस्ट एक्सटेट दिया जाता है, ये आपको कार्बन, नाइट्रोजन एंड विटामिन यहाँ से मिलता है। एज एगार जो काम करता है वो एज ए सोलिडिफाइड की तरह काम करता है। आई बात समझ में, आई होप गाइज आपकी बात समझ में आई होगी। अब ये कुछ मीडिया की कंपोजिशन दे रखी है, लेकिन आपसे कभी कंपोजिशन नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन्होंने न्यूट्रिएंट ब्रोथ है, इसका मतलब यहाँ पर एगार नहीं होगा। ब्रोथ है इसका मतलब इसके उसमें जो मीडिया है, मीडिया की कंपोजिशन है, इसमें एगार नहीं होगा। ट्रिप्टिक सोया ब्रोथ, यानी कि इसमें भी आपका एगार नहीं पाया जाएगा। लेकिन मैकोंकी एगार, इसको हम मैकोंकी एगार बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर इसको हम MCA भी बोलते हैं, MCA भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको एगार मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है ना, एगार मिलेगा और जरूर मिलेगा, ठीक है। इतनी बात याद रख लेना। आगे बात समझ में, आई होप आपकी बात समझ में आया कि जो आपके ब्रोथ होते हैं उनके अंदर एगार नहीं होता, जबकि जो आपके एगार वाले जितने भी जिसके पीछे एगार लग गया, जैसे कि XLD हो गया, जैसे कि MSA हो गया, जैसे कि आपका MCA हो गया, ठीक है ना, तो इन सब के पीछे आपका एगार आ रहा है, यानी कि एगार की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ब्रोथ के लिए हमको एगार की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि भाई साहब अगर हमको जो है ब्रोथ आपका बनाना पड़ गया, ठीक है, नहीं आपका जो है ब्रोथ में आपका जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि एक होती है आपकी स्लांट पोजीशन। आप सभी ने स्लांट पोजीशन को बनाया होगा, एक टेस्ट ट्यूब में मीडिया को भर देते हैं एंड मीडिया को हम टेढ़ा करके रखते हैं, तो वहां पर आपको इस प्रकार से एक स्लांट कंडीशन देखने को मिलती है। इसमें एक्चुअल में हम एगार का यूज करते हैं, इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना। आई बात समझ में आई होगी, बात समझ में। कुछ कल्चर मीडिया होते हैं जैसे कि जो केमिकली डिफाइन है, केमिकली डिफाइन का मतलब है जिस मीडिया के बारे में हमको पता है, जिस मीडियम के बारे में हमको पता है। कॉम्प्लेक्स मतलब आपका जो है जिस मीडिया के बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं है। रिड्यूसिंग मतलब जो कि आपका रिड्यूस, यानी कि आपको जो है एक प्रकार से आप कह सकते हो कि मोर सेलेक्टिव, ठीक है ना। इसके बाद आपको रिड्यूस में आप अनारोबिक को लेकर के चलोगे, ठीक है ना। आप जो है
अनएरोबिक को लेकर के चलोगे, क्योंकि आपके यहाँ पर रिड्यूसिंग फॉर्म पाई जा रही है। जितने भी आपके एरोबिक होते हैं उन सब में आपका ऑक्सीडेशन पाया जाता है, जितने भी आपके अनएरोबिक होते हैं उनमें सब में आपका रिड्यूसिंग पाया जाता है मोर अमाउंट में। सेलेक्टिव मतलब यहाँ पर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सप्रेस करना पड़ेगा। सप्रेशन ऑफ अनवांटेड माइक्रोब्स एंड एनकरेजिंग डिजायर माइक्रोब्स, जो भी आपको माइक्रोब्स की रिक्वायरमेंट है उसको जो है आप उसके लिए जो है मीडिया प्रोवाइड कराओगे, बाकी सबकी ग्रोथ को आप इनहिबिट कर दोगे, रोक दोगे। तो यहाँ पर भर भर के आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह डालनी। डिफरेंशिएट ये क्या काम करता है, ये आपका जो भी मीडिया होती है, मान लो एक कल्चर मीडिया के अंदर जो कल्चर प्लेट है, इसके अंदर अगर आपकी 10 जो है कॉलोनी मिली, तो इस 10 कॉलोनी में क्या होगा कि कलर आपको अलग अलग मिलता है। तो ये जो कलर अलग अलग मिल रहा है, ये कलर के बेस पे ही हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि भाई साहब ये जो है उसकी कॉलोनी है, ये उसकी कॉलोनी है, ये उसकी कॉलोनी है, ठीक है ना। यानी कि ये डिफरेंशिएट करवाता है, डिफरेंशिएट ऑफ कॉलोनी ऑफ डिजायर माइक्रोब्स फ्रॉम अदर, एक कॉलोनी को दूसरी कॉलोनी से जो है डिफरेंशिएट कराता है। इनरिचमेंट यहाँ पर आपको फास्टिडियस रखने ना, यहाँ पर आपको फास्टिडियस ग्रोथ देखने को मिलेगी। आई बात समझ में, आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। इसके बाद देखो सेलेक्टिव मीडिया क्या होता है, डिफरेंशिएट मीडिया क्या होते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनकी समझ में नहीं आता। जो सेलेक्टिव मीडिया होते हैं, द मीडिया प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स दैट इनहांस द ग्रोथ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना। यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को ही ग्रोथ करने देंगे, बाकी सबकी ग्रोथ को आपको इनहिबिट कर देंगे। लेकिन डिफरेंशिएट में ऐसा नहीं होगा। डिफरेंशिएट में सब ग्रो करेंगे, लेकिन सबको जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी कॉलोनी कलर के बेस पे। इसी प्रकार से आप इनके ऊपर पढ़ सकते हो, आपको पीपीटी में मिल जाएगा। यहाँ पर देखो केमिकली डिफाइंड एंड कॉम्प्लेक्स मीडिया में क्या अंतर होता है। केमिकली डिफाइंड यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूट है, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट है, हमें पता है भाई साहब कौन कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूट डालना है, किस किस चीज के लिए हम डालना है। जबकि कॉम्प्लेक्स मीडिया में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हमको नहीं पता होता है कि भाई साहब किस कंपोजिशन का हम यूज कर रहे हैं, या फिर जो कंपोजिशन होती है वो बहुत ज्यादा वेरिएबल होती है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा वेरिएबल होती है। यानी कि जो कॉमन आपका केमिकली डिफाइंड मीडिया होता है, कंपोजिशन इज एग्जैक्टली नोन एंड आपका जो है रिप्रोड्यूसिबल। जबकि जो आपका कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पर आपका द कंपोजिशन इज वेरिएबल। आई बात समझ में, आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। अब देखो कुछ एग्जांपल हैं आपके जो है इन मीडिया के, जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले आपका आता है ब्लड एगार। ब्लड एगार में आपका जो फंक्शन टाइप है ये आपका इनरिचमेंट एंड डिफरेंशिएट है, ठीक ना। इनरिचमेंट एंड डिफरेंशिएट में डिफरेंशिएट है, एक्चुअल में यहाँ पर आपकी हीमोसाइनिन होती है, ठीक है ना। आपको जो ब्लड एगार है, ब्लड के अंदर ही आपको हीमोसाइनिन देखने को मिलेगा। एक्चुअल में क्या हो रहा है, ब्लड एगार सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ many fastidious bacteria. These can be differentiated based on their ability to produce hemocynin protein। यहाँ पर आपकी हीमोसाइनिन प्रोटीन होती है दैट लाइसिस रेड ब्लड सेल, जो कि आपका लाइसिस कर देती है रेड ब्लड सेल को, यानी कि रेड ब्लड सेल को आपका ब्रेक डाउन कर देती है। हीमोलाइसिन अपेयर एज ए क्लियर जोन, जो आपके अगर हीमोलाइसिन हुई तो जो आप ब्लड एगार में जो आपकी आरबीसी है, आरबीसी आपकी जो है लाइसिस हो जाएगी, आरबीसी वहां पर खत्म हो जाती है, तो आपको एक क्लियर जोन मिलती है। अगर आपको क्लियर जोन मिल रही है, समझो वहां पर आपका बीटा हीमोलाइसिस हो रहा है, ठीक है ना, वहां पर आपका बीटा हीमोलाइसिस हो रहा है। अगर आपको वहीं पर ग्रीनिश हैलो अराउंड द कॉलोनी मिल रही है, तो वहां पर आपका अल्फा हीमोलाइसिन हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन एंड आपका बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ये चीज गाइस आपसे पूछी जा सकती है, इस बात को याद रखना। फिर आपका आते हैं यूसिन मिथाइलिन ब्लू एगार, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका सेलेक्टिव एंड डिफरेंशिएट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पास 2 डाई होती हैं, जो कि होती है आपकी आयोसिन वाई एंड आपका मिथाइलिन बिलो, एंड ये इनहिबिट करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को, एंड दे आल्सो रिएक्ट विद द एसिडिक प्रोडक्ट रिलीज बाय द सर्टेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया व्हेन दे लैक्टोज और सुक्रोज एज कार्बन सोर्स। अब इसमें ईओसिन मिथाइलिन बिलो में आपका लैक्टोज भी दिया जाता है, तो ये लैक्टोज से आपका जो है, लैक्टोज आपको पता है, मैंने आपको पूरा लैक्टोज फर्मेंटेशन भी पढ़ाया है, लैक्टोज ओपलिन के बारे में बताया है, जहाँ पर आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है, एंड वो एक कलर प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करो, एंड सोर्स कॉलोनिक ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एसिडिक प्रोड्यूस हैव ए ग्रीन मेटेलिक साइन, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको ग्रीन एंड मेटेलिक साइन कॉलोनी देखने को मिलेगी ईओसिन मिथाइलिन
ब्लू में, ठीक है ना, कैसी, मेटेलिक साइन एंड ग्रीन, आपको जो है ग्रीन, ये आपसे पूछा जा चुका है, ये आपसे पूछा जा चुका है। फिर इसके बाद मैकोंग के अगार, ये भी गाइज आपसे पूछा जा चुका है, जो कि आपका सेलेक्टिव एंड डिफरेंशिएट होता है। यहाँ पर क्या होता है, द सेलेक्टिव कंपोनेंट्स इन मैक आर वाइल्ड साल्ट एंड क्रिस्टल वायलेट। अब इस मैक के अंदर आपका वाइल्ड साल्ट दिया जाता है, क्रिस्टल वायलेट दिया जाता है, जो कि ग्राम पॉजिटिव जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उनको, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज एंड न्यूट्रल, जो आपके लैक्टोज एंड न्यूट्रल होते हैं, ये एक्चुअल में इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, पीएच इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। अलाउ द डिफरेंशिएट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट रिलीज व्हेन दे यूज लैक्टोज एज ए कार्बन एंड एनर्जी सोर्स। जो आपके लैक्टोज एंड न्यूट्रल, जो आपके लैक्टोज होते हैं वे आपके एज ए कार्बन सोर्स यूज भी करे जाते हैं, इस बात को याद रखना है। द कॉलोनी ऑफ दीज दैट रिलीज एसिडिक प्रोडक्ट आर रेड, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपको कॉलोनी देखने को मिलेगी वो आपको कैसी मिलेगी, रेड देखने को मिलेगी, रेड ही देखने को मिलती है। इसको या तो मैक बोल दो या फिर इसको हम MCA भी बोलते हैं, मैकोंग की एगार, ठीक है ना, जिसमें हम कौन कौन से बैक्टीरिया को उगाते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को मोस्टली उगाते हैं, जैसे कि ई कोलाई, जैसे कि आपका ई कोलाई, या फिर इसमें आपका साल्मोनेला भी होता है, याद रख लेना। कौन सा होता है, साल्मोनेला भी आपका यूज किया, नहीं सॉरी साल्मोनेला नहीं, साल्मोनेला आपका एक्सल डीए पे यूज किया जाता है, ठीक है ना, ये आपका एक्सल डीए पे यूज किया जाता है। जबकि जो यहाँ पर जो मैकोंग की अगार होता है, ये आपका जो है यहाँ पर ई कोलाई को ग्रो किया जाता है, साल्मोनेला को आपको एक्सल डीए पर ग्रोथ किया जाता है। साल्मोनेला के लिए आपको दो मीडिया की जरूरत होती है, एक होता है आपका आरबीएस, ठीक है ना, एक होता है आपका आरबीएस, दूसरा होता है आपका एक्सल डीए, जो कि आपका साल्मोनेला की ग्रोथ को प्रमोट करता है। जबकि ई कोलाई की ग्रोथ के लिए आपको दो मीडिया की रिक्वायरमेंट पड़ती जरूरत होती है, एक होती है आपकी एमबी, ठीक है ना, एक होती है आपकी एमबी एंड दूसरा होता है आपका एमसीए। एमसीए को मैंने यहाँ पर आपका जो है आपके लिए दे रखा है। ये एमबी, एमबी क्या होता है, ये आपका ब्लू कलर का होता है, इसको हम मिथाइलिन ब्लू या फिर हम ब्रोथ भी बोलते हैं, मिथाइलिन ब्लू ब्रोथ या फिर मिथाइलिन ब्रोथ के नाम से भी जानते हैं, इस बात को याद रख लेना। ये आपका ब्रोथ है, जबकि ये जो एमसी है ये आपका एगार है। इसके बाद आपका मैनिटोल साल्ट एगार आने के चांसेज है, जिसको हम एमएसए बोलते हैं, जिसको हम एमएसए बोलते हैं। ये आपका सेलेक्टिव एंड डिफरेंशिएट होता है, ए कंसंट्रेशन ऑफ 0.75 NaCl सेलेक्ट द ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकस, ये आपका स्टेफाइलोकोकस के लिए यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल मत भूलना कि कौन किसके लिए यूज किया जा रहा है। मैंटोल साल्ट एगार आपका जो है एमएसए के लिए, जो आपका स्टेफाइलोकोकाई के लिए यूज किया जाता है। मैक जो आपका ई कोलाई के लिए, यूसिन मिथाइलिन ब्लू जो ईएमबी होता है ये भी आपका ई कोलाई के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको मेटलिक एंड साइन कलर की जो है कॉलोनी मिलेगी। देखो जो आपका एमएसए होता है यहाँ पर ये पैथोजेनिक स्टेफाइलोकोकाई कैन बी डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन द रिलेटेड ऑफ एसिडिक प्रोडक्शन व्हेन दे यूज मैनिटोल एज ए कार्बन सोर्स। जो आपका मैनिटोल होता है उसको कार्बन सोर्स की तरह यूज किया जाता है एंड एनर्जी सोर्स। द एसिडिक प्रोडक्ट कॉज पीएच इंडिकेटर फिनोल रेड, यहाँ पर आपका फिनोल रेड डाला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंडिकेटर होता है। न्यूट्रल रेड आपको जो है मैकोंकी में दिया जा रहा है, एमएसए में आपका क्या डाला जा रहा है, आपका फिनोल रेड डाला जा रहा है। इन दिस मीडियम टर्न येलो कॉलोनी, यहाँ पर क्या होता है, अगर स्टेफाइलोकोकस होता है तो यहाँ पर आपको येलो कॉलोनी मिलती है इसमें, ठीक है ना, येलो कॉलोनी मिलती है इसके अंदर। याद रखना मैकोंकी एंड जो आपका मैनिटोल साल्ट एगार होता है इसके लिए 48 आर हमको देने पड़ते हैं, यानी कि आपको जो है 2 दिन देने पड़ेंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में। एक्चुअल में मैंने इंडस्ट्री में काम किया तो मैंने जो है इन सब पे बहुत अच्छे से काम किया है। एक्चुअल में वहां पर आपके 6-7 ही पैथोजन लगते थे, जिसमें से 3-4 मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। इससे ज्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाता, याद रखना। आपके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, एंड ये आपको मैं प्रेस कोड से पढ़ा रहा हूँ, जो आपकी जो है अपडेटेड वर्जन है प्रेस कोड का, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कुछ आपको जो है कुछ मीडिया दिए हुए हैं, इन मीडिया में आपको जो है एग्जांपल याद रखना है। जैसे कि आपका एलजे मीडिया, जो आपका एलजे मीडिया होता है ये आपका माइकोबैक्टीरियम के लिए यूज होता है। ये किसके लिए यूज होता है, माइकोबैक्टीरियम के लिए यूज होता है। जो कि आपका एलएस जिसको हम लोफलर सिंड्रोम बोल देते हैं, ये आपका कोर्नी बैक्टीरियम के लिए यूज होता है। किसके लिए, कॉर्नी बैक्टीरियम के लिए आपका जो है यूज होता है। आई बात समझिए। चॉकलेट आपका जो है ब्लड एगार की तरह ही काम करता है, इस बंदी बात भी याद रख लेना, ठीक है ना। तो ये चीज आपसे गाइज पूछी जाती है, तो इसको आप जो है पीपीटी में एक बार जाकर के देख लेना, पढ़ लेना।
इसके बाद बात करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स की। देखो भाई साहब, अगर काइनेटिक्स में आपको यहाँ पर पूरी कराऊंगा तो मुझे एक काइनेटिक्स एक फॉर्मूला कैसा आया उसको ही आपको सॉल्व कराने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर फॉर्मूले याद रख सकते हो। जब कभी भी आपसे जो है न्यूमेरिकल पोर्शन में फाइनल नंबर ऑफ सेल पूछा जाए, इनिशियल नंबर ऑफ सेल पूछा जाए, नंबर ऑफ डिवीजन, ये तीन में से कुछ भी पूछा जाए तो आपको केवल एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। एन बराबर एन नोट, एक्चुअल में ये नीचे आना चाहिए लेकिन ऊपर पहुंच गया, एन बराबर एन नोट इंटू टू की पावर एन। ठीक है ना, ये आपका जो कि है होता है, एन यहाँ पर जो है फाइनल नंबर होता है, एन नोट आपका इनिशियल नंबर होता है, जबकि जो पावर में इसका आपका जो स्मॉल एन है ये नंबर ऑफ डिवीजन बताता है। देखो भाई साहब, अगर हमें नंबर ऑफ डिवीजन निकालना हो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई साहब नंबर ऑफ डिवीजन निकाल करके दिखाओ, तो हमको जो है इस एन को इसके बटे में लेगा। ठीक है ना, इस एन को इसके बटे में लेकर के जाएंगे, बटे में लेकर के जाएंगे, ये हो जाएगा आपका एन अपॉन एन नोट टू की पावर एन। तो मान लो हमारा जो है आपका जो फाइनल नंबर है, फाइनल नंबर 32 था लेकिन इनिशियल नंबर हमारा 2 था, एंड ये हमने 2 की पावर एन इधर कर लिया। तो हम इसको जब आपका जो है सोल्व करेंगे 2 की पावर 4 आ जाएगा, ये 2 की पावर एन है। तो यहाँ पर देखो जो ऊपर वाला है ना, इसको हम ऊपर वाले को इक्वल मान करके चलते हैं, तो एन बराबर यहाँ पर हमारा 4 आने वाला है, यानी कि यहाँ पर आपको 4 डिवीजन देखने को मिलेगी। चार सेल ने, जो बैक्टीरिया सेल है, इसने आपकी 4 डिवीजन ही करी है। आई बात समझ में? अगर यहीं पर आपका इनिशियल नंबर निकालने को आ गया तो इनिशियल नंबर को भी आप यहीं से निकाल सकते हो। यहाँ पर क्या काम करोगे, 2 की पावर n को अब आप इसके मल्टीप्लाई में ले जाओगे, अब आप यहाँ पर लेकर के चले जाओगे जैसे आप इसको पहले लेकर के चले गए थे। ठीक है ना, यानी कि फाइनल नंबर एंड जितनी भी आपकी सेल ने डिवीजन करा जितनी बार भी, उसको जो है आप जब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप जो है सॉरी डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद एक आपसे स्पेसिफिक ग्रोथ पूछा जाता है। अगर स्पेसिफिक ग्रोथ पूछा गया तो आपका जो है न्यूमेरिकल का जो फॉर्मूला है वो बदल जाएगा, वो होगा आपका म्यू। म्यू मतलब स्पेसिफिक ग्रोथ रेट 2.303 log 10 n माइनस के n नोट टाइम इंटरवल। n आपका फाइनल नंबर है एंड n नोट आपका इनिशियल नंबर है। इन सब चीजों को हम गाइज न्यूमेरिकल में आपका यूज करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी का जब लास्ट PYQ होगा, जिसमें मैं ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके साथ वहां पर जो है बात करूंगा। इन सारे के सारे फॉर्मूले पे आपका जो है डबलिंग टाइम कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है ना, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट एंड आपका डबलिंग टाइम दोनों एक साथ आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है TD बराबर 0.693 अपॉन म्यू। ठीक है ना, 0.693 अपॉन म्यू, इतनी बात याद रख लेना। कभी कभी आपसे ग्रोथ पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड नंबर ऑफ डिवीजन। यहाँ पर आपको G/TN क्या मतलब होता है बात करेंगे हम आगे। इसके बाद कभी कभी आपसे कॉलोनी फॉर्मिंग नंबर पूछा जाता है, CFU पूछा जाता है, जो कि आपका होता है CFU पर ml। याद रखना, CFU को हमेशा हम पर ml में बात करते हैं। याद रखना, जो बैक्टीरिया होती है, अगर बैक्टीरिया की यूनिट की बात करें तो बैक्टीरिया की यूनिट होती है आपकी CFU। जबकि हम वायरस की बात करें तो वायरस की जो यूनिट होती है इसको बोलते हैं प्लांक। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम प्लांक, इस बात को याद रख लेना। तो यहाँ पर CFU बराबर होता है नंबर ऑफ कॉलोनी इनटू डाइल्यूशन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम स्प्रेड ऑन एगार। इन सभी का यूज हम अपने न्यूमेरिकल पोर्शन में करेंगे, वहां पर मैं आपको बहुत अच्छे से इनको जो है डिस्कस करने वाला हूं, तो वरी करने की आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो आपको इतने कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपका आता है एक और टर्मिनोलॉजी जिसको बोलते हैं डाईऑक्सी ग्रोथ। देखो यहाँ पर क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो, ठीक है ना, ऑक्सी मतलब ट्रोपोफेज, यानी कि यहाँ पर हम दो ग्रोथ फेज की बात करते हैं। एक ऐसा मीडिया जिसमें आप दो कार्बन सोर्स दोगे, एक ऐसा मीडिया जिसमें आप दो कार्बन सोर्स दोगे, तो वहां पर आपको डाईऑक्सी ग्रोथ देखने को मिलेगी, वहां पर आपको डाईऑक्सी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर बात करूं तो आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है बैक्टीरियल ग्रोथ के अंदर। लेकिन जब आपका ये कब तक होता है, जब तक आपका मीडिया भरपूर होता है। जैसे ही आपका मीडिया डिप्लीशन में जाता है, मीडिया कम होना स्टार्ट हो जाता है, ये अपनी स्टेशनरी फॉर्म में जाता है, एंड स्टेशनरी फॉर्म के बाद ये आपका जो है क्या होगा कि आपका डिक्लाइन फॉर्म में जाने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, मान लो आपका जो है कोई भी मीडिया था, मीडिया के अंदर हमने दो कार्बन सोर्स दे दें, एक था आपका ग्लूकोज, दूसरा था आपका लैक्टोज। जो ग्लूकोज होता है वो आपका मोनोसैकेराइड्स होता है, जबकि जो आपका लैक्टोज होता है वो आपका डाइसैकेराइड्स होता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि आपका गैलेक्टोज है सर, जो आपका गैलेक्टोज हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, या फिर आपका कोई सा भी मोनोसैकेराइड्स
हो सकता है, आप इतनी बात याद रख लेना, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज ने क्या काम किया, अब सबसे पहले एक प्रिपरेटरी फेज आती है, इस लैग फेज को हम प्रिपरेटरी फेज भी बोल देते हैं, जहां पर बैक्टीरिया केवल और केवल अपना मास बढ़ाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपकी लॉग फेज आती है, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। यहाँ पर बैक्टीरिया क्या काम करेगा, बैक्टीरिया केवल और केवल अपने आप को ग्रोथ करेगा, ठीक है ना, अपने आप को जो है अपने आप को डबल करने की कोशिश करेगा। इसके बाद जब मीडिया के अंदर आपके जो है ग्लूकोज समाप्त हो जाएगा, ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, एक्चुअल में यहाँ पर लैक्टोज फेज क्यों नहीं चलती, क्यों, एक और क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर आपकी लैक्टेज फॉर्म फेज क्यों नहीं चलती, तो यहाँ पर आपका एक रिप्रेसर पाया जाता है, जो कि आपका रिप्रेसर होता है ग्लूकोज, जिसको हम सीआरपी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जिस रिप्रेसर को हम सीआरपी के नाम से जानते हैं, एक्चुअल में ये सीआरपी जो है लैक्टोज को आपका जो है लैक्टोज को डाइजेशन ही नहीं होने देता, क्योंकि लैक्टोज के लिए जो आपके एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है वो एंजाइम्स ही नहीं बनने देगा, ये आपका सीआरपी, ठीक है ना। आएगी बात समझ में, आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। यानी कि ऐसा ऐसा मीडिया जहां पर आपको दो कार्बन सोर्स दिए जाए, तो सबसे पहले ग्लूकोज को खत्म करेगा, फिर वो उसके बाद आपका लैक्टोज पे आएगा। यहाँ पर आपको एक बीच में लैक फॉर्म देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही आपके जो है कम समय के लिए होती है, इतनी बात याद रख लेना। फिर आपका जो है लैक्टोज के ऊपर ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर आपको एक चीज और बतानी है, अगर आपकी जो कार्बन सोर्स, अगर आपका कार्बन सोर्स एक ही कंडीशन का हुआ, जैसे कि मोनोसैक्राइड्स जैसे कि ग्लूकोज एंड मोनोसैक्राइड्स, मैनोज हुआ, ग्लूकोज एंड मैनोज हुआ, तो यहाँ पर इनमें केवल और केवल ये एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा जो है वो प्लॉट देखने को नहीं मिलेगा। या फिर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हुए, ये दोनों मोनोसैक्राइड्स हैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज हुए, तो यहाँ पर भी आपको कोई ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपकी मोनोसैक्राइड शुगर है, एंड ये आपकी स्ट्रक्चरली क्या होती है, एपीमर्स होती है एक दूसरे के, ठीक है ना। तो आपको ज्यादा वरी करने की इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप जाते हो मोनोसैक्राइड डाइसैक्राइड्स या मोनोसैक्राइड से आप जो है ट्राइसैक्राइड्स पे जाते हो, तब वहां पर आपको जो है एक स्पेसिफिक लैग फेज देखने को मिलती है, जैसे कि ग्लूकोज, यहाँ पर आपका ग्लूकोज एंड जाइलोज में हो रहा है। ग्लूकोज आपका क्या है, एक प्रकार की आपकी मोनोसैक्राइड्स है, जबकि जो जाइलोज है वो आपकी क्या है, जाइलोज आपकी जो है एक प्रकार से उस वो जो है जो उसके अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो फंक्शनली भी डिफरेंट होती है। एंड यहाँ पर देखो जो आपकी शुगर है ना, वो फंक्शनली भी सेम है एंड आपको स्ट्रक्चरली भी वहां पर सेम मिल जाएगी, लेकिन ग्लूकोज जाइलोज में ऐसा कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर आपको एक लैग फेज देखने को मिलती है। अगर इस सारी के सारी चीज को आप ना याद करना चाहो, ये आपसे पूछा भी नहीं जाता, इस सारी की सारी चीज को आप काट भी सकते हो। ये बहुत पुराना मॉडल था जो कि मैंने आपके लिए मैं ले आया था, लेकिन अब ये अप्लाई नहीं होता, तो इस चीज को आप भूल जाना, ठीक है ना, इस चीज को आप भूल ही जाना, ठीक है ना। तो आपको डायोक्सी ग्रोथ के बारे में यहाँ पर पता चला होगा। इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसको बोलते हैं सिंक्रोनस ग्रोथ, जिसको बोलते हैं सिंक्रोनस ग्रोथ। एक्चुअल में इस सिंक्रोनस ग्रोथ में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो एक समय पे एक साथ, मतलब एक समय पे एक टाइम पर एक जैसा ही बिहेव शो करेगा। यानी कि अगर आपकी जो सेल है एक मीडिया के अंदर, अगर वो दो है तो दो रहेंगी, अगर वो डिवाइड करेंगी तो दोनों की दोनों करेंगी, ये चार बनेगी, अगर ये चार डिवाइड करेंगी तो आपकी आठ बनेगी, आठ डिवाइड करेंगी तो आपकी 16 बनेगी। यानी कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक फेज है, यहाँ पर इस फेज में मान लो ये दो था, ये आपका चार है, ये आपका चार है, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये आ रहा है आपका, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, एंड ऊपर आपको जो है 16 देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक सिंक्रोनस सेल डिवीजन देखने को मिल रहा है, यानी कि दो, दो से चार, चार से आठ, 16, 32, 64, 28, 128, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनाइज कल्चर इज ए माइक्रोबियल कल्चर और ए सेल कल्चर दैट कंटेन सेल दैट आर ऑल इन द सेम ग्रोथ स्टेज। ये आपके लिए स्टेटमेंट जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ये स्टेटमेंट दोस्तों आपसे पूछा भी जाता है, जहां पर जो बैक्टीरिया होते हैं अपने जो है सेम ग्रोथ रेट में होते हैं, सेम ग्रोथ रेट में होते हैं, जबकि आपको डायोक्सी ग्रोथ में दो फेज मिलती है ग्रोथ की। आई बात समझ में, आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। चलो आप अब थोड़ा सा ना
बैक्टीरिया के एक्सपोनेंशियल फेज को समझ लेते हैं, या फिर बैक्टीरिया के अंदर किस प्रकार से ग्रोथ हो रही है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा 2 नंबर का, तो भाई साहब इतनी बात को याद रख लेना। अब बैक्टीरिया के अंदर अगर हम कंप्लीट ग्रोथ देखते हैं कि जब से उसका जन्म हुआ जब तक वो आपका खत्म होगा, जब तक वो आपका खत्म होने वाला है, तो उसमें आपकी 5 फेज होती हैं। तो उसमें आपकी कितनी फेज होंगी, उसमें आपकी 5 फेज होगी। सबसे पहले होती है आपकी लैग फेज, सबसे पहली फेज आपकी लैग फेज है। दूसरी फेज होती है आपकी एक्सपोनेंशियल फेज। तीसरी फेज होती है आपकी स्टेशनरी फेज। नंबर 4 होती है आपकी डेथ फेज एंड नंबर 5 होती है आपकी लॉन्ग टर्म स्टेशनरी फेज, यानी कि स्टेशनरी फेज आपकी दोबारा से लौट करके आ जाती है। एक्चुअल में क्या होता है, ये चारों फेज हम अभी आगे देखने वाले हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेशनरी फेज को समझो। यहाँ पर क्या होता है कि जब बैक्टीरिया मरने की कगार पर आ जाता है ना, तब उसके अंदर जो है केमिकल चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं, इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। एंड बैक्टीरिया के अंदर इवोल्यूशन कौन सी फेज में होता है, ये चीज आपसे पूछी जाती है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो इवोल्यूशन होता है वो होता है लॉन्ग टर्म स्टेशनरी फेज में, जहां पर बैक्टीरिया अपने आप को मॉडिफाई करता है, नेचुरल सिलेक्शन का सामना करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएंट बना देता है, ठीक है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएंट बना देता है जब आपका जो बैक्टीरिया होता है वो डेथ फेज से गुजर जाता है, ठीक है ना। एंड ये यहाँ पर डेथ फेज देखने को क्यों मिलती है, क्योंकि गाइज यहाँ पर जब आपका जो मीडिया है, मीडिया खत्म हो जाता है, तभी ये आपको देखने को मिलता है। आई बात समझ में। तो चलो अब लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज, इनमें क्या अंतर होता है वो चीज देखने की कोशिश करो। सबसे पहले लैग फेज पढ़ेंगे, फिर हम आपका लॉग फेज, फिर स्टेशनरी फेज, फिर हम डिक्लाइन फेज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं आपका लैग फेज में। लैग फेज में यहाँ पर क्या होगा कि नो इंक्रीज इन सेल नंबर, सेल नंबर नहीं बढ़ेगा लेकिन सेल का मास बढ़ेगा, ठीक है ना। सेल पहले इतना था तो सेल अपने आप में वृद्धि करेगा, तो सेल का मास बढ़ने वाला है, लेकिन नंबर यहाँ पर नहीं बढ़ेंगे। पीरियड ऑफ अडेप्टेशन, यहाँ पर जो कि है आपका अडेप्टेशन होता है, जैसे कि बायोफिल्म्स बनती है ना, तो बायोफिल्म्स में सबसे पहला काम अडेप्टेशन का ही होता है। तो यहाँ पर आपको अडेप्टेशन देखने को मिलेगा, अडेप्टेशन ऑफ सेल टू ए न्यू एनवायरनमेंट, ठीक है ना। यानी कि सेल जो है किसी भी आपके एनवायरनमेंट को जो है अडेप्ट करेगा। ये आपका परमानेंट नहीं होता है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना। ये आपका परमानेंट नहीं होता है। इसके बाद मोर मेटाबॉलिक, यहाँ पर आपको जो सेल्स है, सेल्स आपको बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि सेल के अंदर हर चीज का डुप्लीकेशन चलता रहता है, यानी कि राइबोसोम्स भी उसको काफी ज्यादा बनाने हैं, न्यूक्लियोइड को भी आपका रेप्लिकेट करना है, क्योंकि उसको फर्दर जाकर के 2 भाग में टूटना है, इसलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको हाईली मेटाबोलाइट कंडीशन देखने को मिलेगी। इंक्रीज इन मास, ये अपने मास के अंदर इंक्रीज करेगा। मल्टीपल लैग फेज, मैनी समटाइम्स बी ऑब्जर्व मोर देन वन कार्बन सोर्स। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो भाई साहब, अगर कंडीशन ऐसी आ गई कि आपका मल्टीपल, ठीक है ना, अगर आपके मल्टीपल कार्बन सोर्स दे दिए जाए, जैसे कि हमने डायऑक्सी ग्रोथ में पढ़ा, तो वहां पर आपको जो है मल्टीपल लैग फेज देखने को मिलेगी। अगर आपको याद रख लेना है, अगर आपका एक बार कार्बन दिया जाए, एक बार लैक्टोज दिया जाए, तो यहाँ पर केवल और केवल आपको बिटवीन एक ही लैग फेज देखने को मिलेगी, बिटवीन एक ही लैग फेज देखने को मिलेगी, सॉरी, ठीक है ना। लैग फेज एक ही देखने को मिलेगी बिटवीन, लेकिन कंप्लीट बात करेंगे तो 2 फेज देखने को मिलेगी, इस बात को भी याद रख लेना। इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। वो इन बिटवीन लैग फेज पूछ रहा है या फिर आपका जो है वो कंप्लीट पूछ रहा है, याद रख लेना। डायऑक्सी ग्रोथ क्या होती है बता चुका हूं मैं आपको। इसके बाद जीरो ऑर्डर, ये जो होती है आपकी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है, क्योंकि आपका जो है कुछ इस प्रकार से ही आपका क्या होता है कि इस प्रकार से ही आपको स्ट्रक्चर में भी देखने को मिलता है। जीरो ऑर्डर मतलब यहाँ पर ये आपका जीरो ऑर्डर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। इसके बाद लेंथ ऑफ द लैग फेज, यहाँ पर जो लेंथ होती है लॉग फेज की, वो आपके डिपेंड करती है कि कौन सा आप जो है कार्बन सोर्स दे रहे हो। तो देखो यहाँ पर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोबियल स्पीसीज, यानी कि आपकी कौन सी माइक्रोबियल स्पीसीज है जो आपकी लैग फेज है ना, जो आपकी लैग फेज है वो आपके डिपेंड करती है कुछ कैरेक्टर पे, जिसमें आपका जो है माइक्रोबियल स्पीसीज आ जाता है। ये आपकी लैग फेज है, ना कि लॉग फेज। इसके बाद इनोकुलम साइज, जो आपका इनोकुलम है उसका साइज क्या है, इनोकुलम की एज क्या है। यहाँ पर आपको जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है यानी कि म्यू है, म्यू आपको 0 मिलेगा। यहाँ पर आपका अडेप्टेशन आ जाता है, ठीक है ना, अडेप्टेशन होता है। एंड देन एक्लिमेटाइजेशन होता है, ठीक है ना। जो आपका अडेप्टेशन होता है ये नॉन परमानेंट
होता है, जबकि जो आपका एक्लेमेटाइजेशन होता है ये आपका परमानेंट होता है। अब बैक्टीरिया ने आपका मान लो कोई परमानेंट आपका जो है एक लोकेशन पे रहना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि मान लो आपके दांत के ऊपर रहना स्टार्ट कर दिया है, तो वो पहुंचेगा अपने लॉग फेज में। यहाँ पर लॉग फेज को हम एक्सपोनेंशियल फेज ग्रोथ भी बोल देते हैं, या फिर इसी को हम जनरेशन फेज भी बोल देते हैं। अब देखो इस जनरेशन फेज में क्या होगा कि ग्रोथ रेट इज हायर, यहाँ पर ग्रोथ रेट आपको बहुत ज्यादा हाई मिलेगी, यानी कि डिवीजन आपको बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। यहाँ पर क्या होगा कि इंक्रीज इन सेल मास एंड सेल नंबर विद द एक्सपोनेंशियली, यहाँ पर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 32 इस प्रकार से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को यहाँ पर मिलेगा। पीरियड ऑफ बैलेंस ग्रोथ इन विच द कंपोनेंट्स ऑफ सेल ग्रो एट द सेम रेट्स, यानी कि आपको सिंक्रोनाइज्ड यहाँ पर बात करी गई है, सिंक्रोनाइज्ड आपको जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी। द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखने को मिलेगा, चूंकि आपका जो है डायग्राम इस प्रकार से बनता है कुछ, ठीक है, और ये आपको फर्स्ट ऑर्डर का डायग्राम होता है। यहाँ पर इसी फेज को हम ट्रोपोफेज भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मीडिया होता है, मीडिया सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, मीडिया यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, यहीं पर आपकी एंटीबायोटिक्स जो है काम करती हैं। यानी कि जब बैक्टीरिया है, अगर बैक्टीरिया को मारना है, बैक्टीरिया को मारने के लिए सबसे अच्छी कंडीशन यही होती है कि एंटीबायोटिक्स मोर इफेक्टिव, ठीक है ना, ये आपकी एंटीबायोटिक्स इसी फेज में सबसे ज्यादा अच्छी काम करती है। एंड यहाँ पर आपके एक्जोटोक्सिन प्रोड्यूस होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्जोटोक्सिन कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? लैग फेज में, चूंकि ये आपके सेल के बाहर, बैक्टीरिया सेल इनको सेल के बाहर प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। जबकि अगर मैं बात करूं एंडोटोक्सिन की, तो एंडोटोक्सिन आपके स्टेशनरी फेज में जो है वे प्रोड्यूस होते हैं इफेक्टिवली। अगर मैं बात करूं मोर एंडोटोक्सिन की, तो वे आपके डेथ फेज में जाकर के आपके रिलीज होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपके एंडोटोक्सिन होते हैं ये एक्चुअल में लिपोपोलीसैकेराइड्स में होता है, ठीक है ना। लिपोपोलीसैकेराइड्स में भी आपके 3 भाग होते हैं, एक होता है ओ एंटीजन, एक होता है कोर पार्ट, एंड तीसरा होता है आपका लिपिड ए। तो जो लिपिड ए होता है, लिपिड ए ही आपका जो है लिपोपोलीसैकेराइड्स में आपका एंडोटोक्सिन की तरह काम करता है, एंडोटोक्सिन की तरह काम करता है। यानी कि यहाँ पर जब बैक्टीरिया मरेगा, जब ही आपकी जो सेल वॉल है, लिपोपोलीसैकेराइड्स है, ये डिग्रेड होगी, और डिग्रेड होने के बाद आपका जो है लिपिड ए से लिपिड, यहाँ पर जो लिपिड ए है, लिपिड ए आपका जो है हटेगा, एंड हटने के बाद लिपोपोलीसैकेराइड से ये काम करता है एंडोटोक्सिन की तरह। इसलिए ये आपका मैक्सिमम कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? डेथ फेज में देखने को ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट मेटाबॉलिज्म फॉर्म्ड, यहाँ पर आपके जो फर्स्ट मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स भी बोल देते हैं। एक्चुअल में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? जो किसी भी मेटाबॉलिज्म के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं, उनको बोलते हैं हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है ना। आगे एग्जांपल लिखे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर म्यू, आप जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट होता है, यानी कि जो ग्रोथ रेट यहाँ पर आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी आपको जो है डेथ रेट से, ठीक है ना। म्यू आपकी है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, यहाँ पर ग्रोथ रेट मैक्सिमम देखने को मिलेगी डेथ रेट के कंपेयर में, स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सीलरेशन एंड एंड ऑफ द डी एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन एंड डी एक्सीलरेशन का क्या मतलब होता है कि मान लो ये कोई आपका जो है डायग्राम था, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से जो है डायग्राम मिलता है। ये स्टार्टिंग की फेज क्या है, यहाँ से लेकर के एंड आपकी जो है, मैं इस प्रकार से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से लेकर के ये आपकी होगी लैग फेज। लेकिन यहाँ के बाद जो ये जो पीरियड होता है, यहाँ पर आपको एक्सीलरेट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक इंक्रीज ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है ना। इस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सेलरेटेशन। जबकि आपका फर्दर जाकर के, आगे जाकर के ये जो है स्टेशनरी फेज में जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम डिसैलिनेशन, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम डिसैलिनेशन, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो ये दोनों आपके जो है पाए जाते हैं कहाँ पर? लैग फेज में, ठीक है ना, लैग फेज में। इसके बाद बारी आती है आपकी स्टेशनरी फेज की। स्टेशनरी फेज में आपका क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको नेट, जो आपकी नेट ग्रोथ रेट है, यहाँ पर आपको 0 देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर म्यू बराबर क्या होने वाला है? म्यू बराबर 0 होने वाला है। ग्रोथ रेट यहाँ पर डेथ रेट आपको जो है, जो ग्रोथ रेट मिलेगी वो आपको डेथ रेट मिलेगी, यानी कि यहाँ पर भी आपको 0 ऑर्डर की रिएक्शन देखने को मिलेगी। चूंकि यहाँ पर कैसा आपको डायग्राम मिलेगा? कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको जो है डायग्राम मिलेगा। तो ये भी आपके 0 ऑर्डर की रिएक्शन ही होती है।
आई बात समझ में। इवन थ्रो द नेट ग्रोथ रेट इज जीरो ड्यूरिंग द स्टेशनरी फेज, सेल आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड प्रोड्यूस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। यहाँ पर इस स्टेशनरी फेज में आपको जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देखने को मिलेंगे। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, किसी भी मेटाबॉलिज्म में जो एंड प्रोडक्ट होता है उनको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। एंड यहाँ पर आपको एक्जॉक्शन कंडीशन देखने को मिलेगी, एक्जॉक्शन ऑफ अनइसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी देखने को आपको मिलेगी, एग्जॉस्ट कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट, यहाँ पर आपका टॉक्सिक प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली जो आपके एंडोटॉक्सिन है वे यहाँ पर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको क्रिप्टिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि क्रिप्टिक ग्रोथ आपको कहाँ पर देखने को मिलती है। क्रिप्टिक ग्रोथ किसको बोलते हैं कि ग्रोथ ऑन डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके मर चुके हैं उन पे बैक्टीरिया जो है ग्रोथ कर रहे हैं उसको बोलते हैं क्रिप्टिक ग्रोथ, ठीक है ना। एंड यहाँ पर आपको एंडोस्पोर फॉर्मिंग देखने को मिलेगा। एंडोस्पोर आपके इसी कंडीशन में बनेंगे, ठीक है ना, इसी कंडीशन में आपके बनने वाले हैं। इसके बाद डिक्लाइन फेज देखो, यहाँ पर ग्रोथ रेट जो होती है वो आपकी कम होती है डेथ रेट से, यानी कि आपका जो है डेथ रेट यहाँ पर ज्यादा होने वाली है। वेरी एग्जॉस्ट कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी न्यूट्रिशन की, ठीक है ना, वेरी एग्जॉस्ट कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन प्रोडक्ट एट वेरी हाई लेवल, यहाँ पर आपको वेरी हाई लेवल पे जो है टॉक्सिक का जो एक्यूमुलेशन है वो देखने को मिलेगा। द रेट ऑफ डेथ फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, एंड ये जो आपकी डेथ रेट होती है ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर को जो है वो क्या काम करती है, वो फॉलो करती है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर देखने की कोशिश करो, देखो ये आपकी यहाँ तक स्टेशनरी, लेकिन आपको जो है फिर ये नीचे आता हुआ मिलेगा। ये आपको कब देखने को मिलता है, इसको हम रिवर्स एक्सपोनेंशियल भी बोल देते हैं, ठीक है ना, रिवर्स एक्सपोनेंशियल भी बोल देते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यहाँ पर शो करती है। सब माइक्रोब्स गोज टू लॉन्ग टाइम स्टेशनरी फेज, लेकिन कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि आपके जो है इस लॉन्ग टाइम स्टेशनरी फेज में पहुंच जाते हैं, जो कि बैक्टीरिया की जो आप कहते हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएंट बनते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएंट बनना है, इवोल्यूशन होना है, आपको वहां पर नेचुरल सिलेक्शन होना है, ये सब कहाँ पर होगा, लॉन्ग टाइम स्टेशनरी फेज में ही होता है। आई बात समझ में, आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कुछ यहाँ पर जो है आपके एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जैसे कि आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट में अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, एंजाइम्स, ये सारी की सारी चीज आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आपके एंटीबायोटिक्स, पिगमेंट्स, टॉक्सिन, ठीक है ना, ये सारी चीजें आती हैं। ये माइक्रोबियल सिस्टम मैं आपको बता चुका हूँ, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज। इस याद रखना, इस स्टेशनरी फेज को ही हम ईडियो फेज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, इस स्टेशनरी फेज को ही हम ईडियो फेज के नाम से जानते हैं। यहीं पर आपकी एंटीबायोटिक्स बनती है। आई बात समझ में आई होगी आपकी बात समझ में। अब हम चलते हैं कल्चर टेक्निक्स के लिए। कल्चर टेक्निक्स में क्या होता है कि यहाँ पर आपकी एक्चुअल में अब आपके देखो, अगर आप सॉलिड मीडिया पे जो है कल्चर को जो है आप जो है, सॉरी फॉर दैट, ये आवाज तो भाई साहब मैं ऐसी जगह रहता हूँ ना, बहुत सारा मैंने यहाँ पर नॉइस रिडक्शन लगा के रख रखा है, लेकिन फिर भी आना ही आना है, क्योंकि निकलने वाले इतनी तेज करके निकलते हैं ना कि पूछो मत ना, ठीक है। चलो यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम किसी भी सॉलिड मीडिया पे बैक्टीरिया को ट्रांसफर करते हैं तो उसको तीन मेथड से कर सकते हैं। एक तो होता है आपका स्ट्रिंग प्लेट, यानी कि यहाँ पर हम स्ट्रिकिंग करते हैं, जहाँ पर आपकी यूज होती है इनोकुलेशन लूप, ठीक है ना, इनोकुलेशन लूप, जो कि जिसका जो आगे का डायामीटर, ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो तार है, ये जो तार होता है, ये तार बना हुआ होता है नाइक्रोम से, यानी कि निकल प्लस क्रोमियम से, जो कि आपका जो है हीट को बहुत जल्दी से गर्म होगा, बहुत जल्दी से ठंडा होता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद हम स्प्रेडर प्लेट का यूज करते हैं, जहाँ पर आपको एल के शेप का आपको एक स्प्रेडर देखने को मिलता है। पूरी की पूरी आपके जो मीडिया के ऊपर हम जो है स्प्रेड कर देते हैं पूरे के पूरे कल्चर को। स्पेसिफिकली जो आपका लिक्विड इनोकुलम होगा उसको हम स्प्लिट करते हैं। इसके बाद पोर प्लेट मेथड करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो मीडिया होता है, मीडिया में आपका जो मीडिया का टेम्परेचर है, मीडिया का टेम्परेचर आपका 40 डिग्री होना चाहिए। चलो यहाँ पर मैं आपको पोर प्लेट मेथड थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि आपसे पूछा भी जाता है। एक्चुअल में क्या काम करेंगे, मान लो हमें किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है, ठीक है ना। अब इस बैक्टीरिया को ग्रो कैसे करवाएंगे, अगर हमें इसे काउंट करना है तो इसके लिए सीरियल डाइल्यूशन करेंगे। सीरियल डाइल्यूशन करने के बाद जो इसका
लास्ट वाला डाइल्यूशन होगा उस टेस्ट ट्यूब को ले लेंगे। उस टेस्ट ट्यूब में से अब क्या काम करेंगे हम 1 ml, ठीक है ना। अब इसमें से 1 ml आपका जो मीडिया, जो भी हमारे पास बैक्टीरिया का, मतलब आप समझ सकते हो जैसे हमने बैक्टीरिया आइसोलेट करा है तो बैक्टीरिया का जो है कल्चर होना चाहिए 1 जो है 1, इसको हम ml कर लेते हैं। 1 ml को जो हम लेंगे एंड इस प्लेट पे, ये प्लेट आपकी अभी स्ट्राइल होनी चाहिए, ठीक है ना। ये प्लेट आपकी स्ट्राइल होनी चाहिए, जो पैटर्न प्लेट होती है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, स्टाइल होनी चाहिए। इसमें हम इसको जो है लेमिनार एयर फ्लो में बैठ करके इसमें हम जो इसको ऐड कर देते हैं, डाल देते हैं इस बैटर प्लेट में। एंड देन उसके बाद जो भी आप, अगर यहाँ पर फंजाई है तो उसके लिए हम एसडीए मीडिया का यूज करेंगे, पीडीए मीडिया का यूज करेंगे। लेकिन अगर जर्नल में बात करें कि आपको हमें नहीं पता कि भाई फंजाई है क्या है, तो हम एसडीए मीडिया का यूज करते हैं, ठीक है ना। एसडीए मीडिया का यूज करते हैं, लेकिन हमको पता है कि बैक्टीरिया ही है, तो भाई साहब उसके लिए हम जो है आपका जो है एसडीए का ही यूज करेंगे, सॉरी, ठीक है ना। एसडीए का ही आपका जो है यूज करेंगे, फंजाई के लिए हम एसडीए का यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा कि जब हमारा ये जो, जैसे कि हमने अपना आपका 1 ml जो है इस पैटर्न प्लेट में डाल दिया है, ठीक है ना, डाल दिया है स्टार्टिंग में। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम मीडिया लेंगे, मीडिया को हम क्या करेंगे, हम मीडिया का जो टेम्परेचर है वो लेकर के जाएंगे 40 डिग्री सी तक, ठीक है ना। 40 डिग्री सी तक जैसे ही जाएगा हम मीडिया को इसमें पोर कर देंगे, उडाल देंगे, डाल देंगे, ठीक है ना। एंड यहाँ पर जो है उसी को हम बोलते हैं पोर प्लेट मेथड। उसको हम जो है रोटेट करेंगे एंटी क्लॉक एंड क्लॉक वाइज। उसके बाद उसको उठा करके हम इंक्यूबेट में रख देते हैं, जहां पर हम जितना भी यहाँ पर इसको टाइमिंग देना होता है उतना टाइमिंग दे देते हैं। तो ये होता है आपका पोर प्लेट मेथड। आई बात समझ में आई होगी आपकी बात समझ में। अब आप आ जाती है न्यूट्रिशन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको कुछ मेजर साइकिल्स आप इनको कह सकते हो। यहाँ पर मेजर साइकिल्स के आपके इलेक्ट्रॉन डोनर एंड आपसे आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पूछे जाते हैं। मेनली आपसे जो रिड्यूस फॉर्म होती है वो पूछी जाती है, एंड ऑक्सीडाइज फॉर्म भी गाइज पूछी जाती है। तो याद रख लेना, कार्बन की जो रिड्यूस फॉर्म होती है उसको बोलते हैं मैथेन, जबकि जो आपकी ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जब आपका मेथेन का प्रोडक्शन होता है कार्बन सोर्स के अंदर। आई बात समझ में। इसी प्रकार से जो आपका नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन सोर्स में आपके जो रिड्यूस फॉर्म होती है वो होती है आपकी अमोनियम यानी कि NH4, ठीक है ना, NH4। जबकि जो आपकी ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है वो होती है आपकी नाइट्रेट, ठीक है ना। क्या होती है, नाइट्रेट। जबकि आपकी जो सल्फर होती है, सल्फर के लिए रिड्यूस फॉर्म होती है आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसके बाद आपका जो है जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है उसको बोलते हैं सल्फेट, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सल्फेट। जबकि जो आयरन होता है, आयरन के लिए आपको फेरस जो है वो रिड्यूस फॉर्म देखने को मिलती है, जबकि आपकी ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है उसको बोलते हैं आपका आपका फेरिक, ठीक है ना। रिड्यूस फॉर्म किसको बोलते हैं, रिड्यूस फॉर्म उसको बोलते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ऑक्सीडाइज फॉर्म किसको बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है ना। एंड ये कुछ इंटरमीडिएट है जो कि दे रखे हैं आपको। इंटरमीडिएट अगर याद करना चाहो तो आप गाइज याद कर सकते हो, तो इंपॉर्टेंट है ये। बायोजियोकेमिकल साइकिल से उठाई है मैंने, ठीक है ना। तो आप या तो पूरी की पूरी बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ लो या फिर इसको पढ़ लो, बात एक ही है आपकी, ठीक है ना। हालांकि बायोजियोकेमिकल साइकिल मैं आपको करा सकता हूँ इस आपको जो है इस बार के लिए, नहीं तो फिर अगली बार के लिए ही करवाऊंगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो चलो इतना से ही आपका जो है लेक्चर था। तो इसकी पीपीटी या फिर आपकी उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइज मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।